ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। हम इंशाल्लाह फिर इसको हम क्लाइंट के बेहतरी के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा, सर क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, हमने सर लास्ट क्लास में ना अपील वाला एरिया स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने आपको नोटिस का मैकेनिज्म बताया कि हमें सबसे पहले शोकाज क्या आता है। शोकाज करने का मतलब ये है कि हमें सफाई का मौका देते हैं। ठीक है। टैक्स का ये खूबसूरती ये है कि फौरी तौर पे आपके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता। आपको सबसे पहले एक नोटिस आता है जिसको हम कहते हैं शोकाज। हम उस नोटिस का रिस्पॉन्ड करते होते हैं। ठीक है। जब हम उसका रिस्पॉन्स देते होते हैं तो वो उस रिस्पॉन्स को जो ऑफिसर होता है स्टडी करते हैं। अगर हमने उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर दिया है तो वो हमारा जो शो काज होता है उसको विड्रॉ कर लें। अगर हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स फाइल नहीं करते या फिर हमने रिस्पॉन्स फाइल किया नहीं या ऐसा रिस्पॉन्स फाइल किया कि वो उससे मुतमिन नहीं हो पाया तो हमारे अगेंस्ट पास हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज बता दूं कि किस तरह से उसको पता चलेगा। बेसिकली जो आप रिटर्न सबमिट करते हैं ना, उस रिटर्न को एफबीआर खोल लेते हैं। क्या करते हैं, एफबीआर आपके रिटर्न को ओपन करता है। जब आपकी रिटर्न को ओपन किया था तो उसके अंदर डिफरेंट चीजों को देखा था। मिसाल के तौर पे जो बिजनेस वाला एरिया है उसमें वो कहते हैं कि जी फर्ज करें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, वो कहते हैं कि आपकी सारी पेमेंट्स बैंक के जरिए होनी चाहिए। हर पेमेंट करते हुए आपने टैक्स विद होल्ड करना। ठीक है। उन्होंने आपसे एविडेंस मांगे, हमने फर्ज करने के टैक्स ही नहीं काटा। उन्होंने एविडेंस मांगे, हमने कैश में पेमेंट्स किए हैं, तो हमारे अगेंस्ट वो ऑर्डर पास करेंगे। ये कंफर्म है क्योंकि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है। अब ये किस तरह से एविडेंस मांगेंगे? एक तो ये हो सकता है कि वो हमारा ऑडिट खोल लें। क्या खोल लें? ऑडिट खोल लें। यानी कि सेक्शन 170 के तहत हमें वो सेक्शन 170 एक में हमसे पहले इंफॉर्मेशन मांगते हैं, रिकॉर्ड जो बुक्स मांगते हैं। बेसिकली जो मेन प्राइम एरिया ना मैं आपको बता दूं, वो सर ये है सेक्शन 122(5). ठीक है। कौन सा सर? सेक्शन 122(5). ठीक है। इसकी सर अगर मैं बात करूं 122(5) की, ठीक है, तो इसके ऊपर सर याद रखिएगा, एक मिनट दीजिएगा, डिस्कनेक्ट। सर अगर मैं इसकी बात करूं 122(5), सर इसके अंदर उसने डिफरेंट सिनेरियो एक्सप्लेन किए हैं, डिफरेंट सिचुएशन एक्सप्लेन की हैं जिसकी वजह से आपकी रिटर्न को चेंज किया जाए। याद रखिएगा, मैं रिटर्न फाइल करूं या आप रिटर्न फाइल करें, रिटर्न को फाइल करने के बाद हम कहते हैं जी वो सेक्शन 120 के तहत हमारी असेसमेंट ऑर्डर माना जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। 120(1) का हमें कम्प्लीटेड टास्क में ऑडिट असेसमेंट के अंदर एक ऑर्डर आ रहा होता है, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। अब सर जब अफसर होता है वो आपके रिटर्न को उठाता है ना, तो फिर उसमें कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं। उन पॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1, एनी टेक्स्ट 122 उसका 5 उसका सब सेक्शन 1 में पढ़ने लगा, ये वाला सर, एनी इनकम चार्ज और टैक्स हैज बीन एस्केप्ड असेसमेंट। इनको कहता है कि किसी इनकम के ऊपर आपका टैक्स बनता था लेकिन आपने वो इनकम शो ही नहीं की, वो इनकम आपने छुपा ली। ठीक है। एस्केप पहले मतलब हो सकता है खुद ना छुपाएं। ठीक है। हो सकता है वैसे ही वो आपकी उससे अनइंटेंशनली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो वहां पे आपने लिखी नहीं। ठीक है। पता ही नहीं चला, आप भूल गए। या फिर टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो रेट। ठीक है। आपने जो रिटर्न सबमिट की हुई है वो किसी कम रेट पे टैक्स दे दी है, या उस रेट पे जो बहुत कम है, यानी कि आपके ऊपर रेट कोई और बनता है। फर्ज करें कि मिसाल के तौर पे मेरा अगर वही इनकम मैं देखता हूँ अदर सोर्स इनकम है, मैंने कहा यार अदर सोर्स इनकम के ऊपर तो ये बिजनेस वाले स्लैब लगेंगे, मैं चलो इसको सैलरी में डाल देता हूँ क्योंकि मैंने तो टैक्स बचाना है। एक ऐसी चीजें टैक्स अवॉइडेंस के, वो टैक्स अवीन के जुमरे में आती हैं, यानी कि टैक्स हक मारना, इलीगल तरीके से गवर्नमेंट का टैक्स मारना। ठीक है। तो ये हमने नहीं करना। या फिर हमने इनकम की वो क्लासिफिकेशन किसी और हिसाब से करना कि हम टैक्स गवर्नमेंट को
कम दे, ठीक है। याद रखिएगा कि 122 जो 9 है ना, 122.5 का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास करें। याद रखिएगा कि 122 जो है ना, ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आपके अगेंस्ट पास होता है ऑर्डर 122(1) में। ये नॉर्मली पास होता है जब ऑडिट वगैरह करके आता है। क्या करके आता है? ऑडिट वगैरह, जी, टैक्स ऑडिट, ठीक है। कौन सा ऑडिट है? यानी कि वो टैक्स के लिए आपसे रिकॉर्ड मांगे, उन रिकॉर्ड को देखा, रिकॉर्ड को देखने के बाद उसने एक ऑडिट रिपोर्ट आपके अगेंस्ट बनाई, फिर उसने ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद 122(9) का आपको शो काज किया। पहले तो वो चीजों को चेक कर रहा है, फिर आपको कह रहा है, शो काज कर रहा है कि भाईजान क्यों ना आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दूं, ये चीजें आपके अगेंस्ट हैं। कहाँ पे? 122(9) में। हम उसको मुतमिन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमने तो पहले उसके अगेंस्ट उसको चीजें प्रोवाइड की थी, तभी तो ऑडिट हुआ था। तो फिर हम उसका भी रिस्पॉन्स फाइल करते हैं 122(9) का भी। फिर 122(9) के बाद 122(1) के अंदर आके आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो। अच्छा, ये नहीं होता अगर ऑडिट ना करे, क्या उसके अलावा भी रिटर्न को अमेंड कर सकता है? जी कर सकता है। कैसे कर सकता है? 122(5) में। 122(5) में क्यों करता है? उसको पता चल जाता है कि कोई रिटर्न आपने इनकम शो नहीं सही की हुई। ये भी वो क्या करेगा, आपके रिटर्न को खोल के पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ के वो ढूंढेगा। और फर्ज करें कि आपने अंडर असेस किया है या उससे कोई ज्यादा रिलीफ ले लिया है, रिफंड गलत डाल दिया है, यार का पहले आपको फिर भी शो काज कर रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा होगा? शो काज। शो काज 122(9) में ही करेगा। कहाँ पे? 122(9) में। यानी कि आपको आएगा नोटिस, तो उसके ऊपर वो कहेगा कि मैं नोटिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो नोटिस बेसिकली क्या है? शो काज है। वो कहेगा आपकी ये डेफिशिएंसी है, रिटर्न में ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और भी शो काज आता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऑडिट की वजह से भी रिटर्न अमेंडमेंट हो सकती है, आपकी इनकम छुपाने की वजह से अमेंडमेंट हो सकती है, कोई रेट कोई कम लगने की वजह से भी आपकी अमेंडमेंट हो सकती है, उसके अलावा मिस क्लासिफिकेशन की वजह से भी आपकी अमेंडमेंट हो सकती है। और एक और चीज है, 122(5) एक ऑर्डर, 122(5) एक ऑर्डर शो काज फिर जाए। अच्छा, ये 122(5) एक है, एक है 122(5) का ऑर्डर, 122(1) का ऑर्डर। बेसिकली 122 में 3 ऑर्डर आते हैं दोबारा से। 122 की 3 है आगे, 122(1), 122(5), 122(5) है। नहीं, 122(9) में शो काज। इनमें से कोई सा भी ऑर्डर पास हो, इन तीनों में से कोई सा भी ऑर्डर पास होना है, उन ऑर्डर से पहले शो काज तो फिक्स है। शो काज क्या है? फिक्स है, वो आना ही आना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए सर, 122(1) है या कोई भी चीज है, 122(1) उस वक्त होता है जब आपके पास वो ऑडिट के जरिए आता है। बात पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, 122(5) में 3 सिनेरियोज हैं, इनकम को कंसील करना, वो रिफंड ज्यादा ले लेना, ठीक है, या कोई और सिनेरियो। अब 122(5) का क्या मसला है? 122(5) का सर ये मसला है, अच्छा, हाँ 5 है, सॉरी, 122(5) है। उसका सर ये मसला है कि इनकम कोई ऐसी है कि वो एरोनियस है, जो आपकी रिटर्न है वो क्या है? एरोनियस है। किस तरह की एरोनियस है? कि वो गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान पहुंचाती है। एरोनियस सो फॉर एज इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन तो नहीं होगी। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ। कैसे एरोनियस? कैसे? मिनिमम टैक्स। आपको पता है बिजनेस के ऊपर 3 टैक्स लगते हैं। अगर वो कंपनी की बात करें, एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स सेक्शन 113(c), ठीक है। क्या स्क्रीन जा रही है ना? गूगल जा रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, आ भैया बता दो। अच्छा, इसके ऊपर इसके ऊपर सर, अगर हम आपको बताएं, 122(5) में आपकी कंपनी के ऊपर 3 टैक्स लगते हैं। 113 का एक टैक्स लगता है जिसको मिनिमम टैक्स कहते हैं, एक 113(c) का लगता है जिसको ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये चीज भी आपको बताई थी, ठीक है। फिर एक नॉर्मल टैक्स लगता है जो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। कौन कौन से टैक्स? मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 113(c), ठीक है, और एक नॉर्मल टैक्स जो कि आपका पूरे इनकम टैक्स के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर जो कि फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक लगता है। कैसे? एज पर फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। इसका मतलब 3 टैक्स में से जो बड़ा टैक्स आएगा वो हमने देना होगा, 29%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई
सिर्फ नॉर्मल टैक्स मालूम किया है। अभी मैं पिछली क्लास में उनको रिटर्न दिखा रहा था कि उसके ऊपर उन्होंने मिनिमम टैक्स मालूम ही नहीं किया हुआ, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स मालूम ही नहीं किया हुआ, सिर्फ नॉर्मल टैक्स मालूम किया हुआ है कंपनी। तो क्या वो सही हुआ है? नहीं हुआ हुआ। उसके लिए फिर आपको नोटिस कौन सा आएगा? 122(9) का शोक आ जाएगा, पहले 122(9) का शोक आ जाएगा, फिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास होगा, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई क्या करेंगे? क्यों नहीं मिनिमम टैक्स दी? क्योंकि बड़े सारे लोगों को उसका कंपटीशन का पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता उनको बनानी नहीं आती, उनको बेचारों को लॉ की अवेयरनेस नहीं है जी। इंडिविजुअली अगर 100 मिलियन से ज्यादा हुआ तो उसके ऊपर 17% वाला 113(c) नहीं लगेगा, लेकिन मिनिमम टैक्स उसके ऊपर भी लगेगा 100 मिलियन से ज्यादा हुआ तो। यानी कि इंडिविजुअल एओपी के दो टैक्स होंगे, कौन से? सेक्शन 113 वाला और फर्स्ट शेड्यूल वाला। फर्स्ट शेड्यूल वाला कौन सा? नॉर्मल टैक्स। 113 वाला कौन सा है? मिनिमम। मिनिमम तब लगेगा जब 100 मिलियन से ज्यादा हुआ इंडिविजुअल एओपी। ठीक हो गया? उसके अंदर लिखा हुआ है। तो फिर आपके ऊपर सिर्फ एक टैक्स है, नॉर्मल टैक्स, इनकम लेस एक्सपेंसेस, फर्स्ट शेड्यूल वाला। ठीक हो गया? इसका मतलब यह है कि सर जैसे मर्जी आपके अगेंस्ट शो काज हो, आप उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अन मतलब बुरी बात करने लगा हूं इस फॉर्म पे खड़ा होके, कि बड़े सारे केसेस में अगर आपका केस जेन्युइन है फिर तो हम लोग डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं जहाँ जाना है। ये बड़े सारे केसेस में टैक्स पेयर का मसला होता है। ठीक है? टैक्स पेयर ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए हुए, प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किए हुए, बैंक के जरिए पेमेंट नहीं की हुई, विद होल्डिंग टैक्सेस नहीं काटे हुए, इसका मतलब आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास होने हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल बिल्कुल ऐसे बिजनेस होता है भाई, इतनी ज्यादा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आपको बिजनेस करना है तो आपने यू हैव टू क्लोज वन है। मैं सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर हम एक एक ट्रांजेक्शन को जो लॉ कहता है ना उसको हम फॉलो कर लें, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी कंपनियां कर रही होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें ना कि बीइंग मैं एक बिजनेस करने लग जाऊं तो मैं हर कंप्लायंस को पूरा करूं, ठीक है, तो नहीं मुमकिन। कई ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे खड़े होकर बात आपसे कर भी नहीं सकता कि ऐसे हो सकता, ठीक है। उसकी वजह ये है, आप मैं मिसाल देता हूँ, ऑफिस रेंट पे यहाँ पे लिया हुआ है, वो कहता है जी, हालांकि कानून कहता है अगर मैंने पर्सनल कैपेसिटी में भी एग्रीमेंट, पहली बात तो ये है कि बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना, तो बिजनेस के नाम पे एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के नाम पे का एग्रीमेंट होना चाहिए, कंपनी ने। हाँ जी, वो कहता है मैं नहीं करता। हाँ, टैक्स की बात होगी, बिल्कुल इन्होंने मजाक बना था। वो कहता है भाईजान मुझे इतना रेंट चाहिए, टैक्स मैंने कहा जी देना है, वो कहता सही टैक्स देना है, आप क्या करें अपनी जेब से जमा करवा। इसका मतलब ये है, मैं क्या सोचूंगा, मैं कहूंगा यार अभी जमा करवाना है या बाद में करवाना, हो सकता है कि मेरा ऑडिट ना खुले, मैं कहूंगा जब खुलेगा मैं जमा करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तब में ऐड हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, हमारे यहाँ कंपनी में ऐसा कर रहे हैं। जी जी, हमारे यहाँ कंपनी में ऐसा कर रहे हैं कि जो टैक्स होता है वो हम खुद जमा कराते हैं। अच्छा, चलो जी, इन्होंने इनवाइस में जमा करा के कहते हैं हम खुद जमा करवाएं, ठीक है। ये इनको डर है कि कल को ऑडिट खुला तो अच्छा, उसके साथ सिर्फ ये नहीं कि उस वक्त वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको सर कहते हैं कि रिस्क भी लेना पड़ता है, तो साथ में आपको पेनल्टी भी आपके ऊपर पड़ सकती है, डिफॉल्ट का चार्ज भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। जी जी, डिफॉल्ट का चार्ज भी पड़े, एग्जैक्टली वो बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि सर जो नोटिस का रिप्लाई बनाना है ना, वो हमने फिर खूबसूरती से बनाना है, ठीक है। अच्छा यार रखिएगा, रिप्लाई असल पैसे सारे लिटिगेशन, रिटर्न फाइल करना, हर बंदा अपने आप को कंसल्टेंट कहता है। पहली बात तो ये है कि लॉ के अकॉर्डिंग रिटर्न भरनी होती है, लेकिन लोगों को लॉ का नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि जब आप रिटर्न भरते हैं ना, जितनी अच्छी रिटर्न भरी होती है उतने कम नोटिस आते हैं, ठीक है। मैंने अभी एक छोटी सी रिटर्न बनाई, उसमें मैंने मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, नॉर्मल टैक्स सार बिलोंग किया। मैंने अभी एक रिटर्न और खोली, उस बंदे की बनी कितनी बड़ी रिटर्न बनी हुई थी, लेकिन अब दो रिटर्न वो नहीं बने हुए थे, अभी हमने खोला ना, ठीक है, आपसे पहले। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहली कोशिश करनी कि रिटर्न के अंदर उसको मौका ही ना दें। फर्ज करें कि अगर वो मिनिमम टैक्स गलत भी मालूम कर लेता, वो ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स गलत भी मालूम कर लेता, लेकिन रिटर्न के अंदर शो हो रहा होता, तो फिर भी मसला हल। अब जब आपने शो ही एक किया है नॉर्मल टैक्स, तो फौरी तौर पे कोई भी आप लोगों में सफर बैठा होगा कि भाई ये दो क्यों नहीं, नोटिस निकालोगे शोकाज की नहीं निकालोगे, भाई क्यों नहीं मालूम किया। तो हम अब छोटे से थोड़े से रिप्लाईज पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि शोकाज हम कुछ देखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कुछ शोकाज देखते हैं। शोकाज की अगर मैं बात बात कि हम अपील के फॉर्म पे डायरेक्ट चलते हैं, क्या कहते हैं, अपील के साथ आपका वो लगा होगा, सारी चीजें लगी होंगी, ठीक है ना। असल तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपील्स को देखें। एक तो सर ये है कि मैं एक आपके सामने आपके साथ ऑर्डर मिलके पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अपील्स,
सर ये 127 लास्ट क्लास में आपको बढ़ाया था, याद है, अपील के लिए। ठीक है, नहीं ये बड़ी अपील है, इसको नहीं खोलते, क्लाइंट बड़ा है, कल को मसला ना हो जाए। हम एक और कंपनी का खोलते हैं, चलो टीसीएस का खोल लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर इसके अंदर, अच्छा ये किसी वकील ने फाइल की है जो वकालतनामा कह रहा है, वरना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लिख रहे होते हैं आपका पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। अच्छा इनको सर आया हुआ ऑर्डर इनके अगेंस्ट पास हुआ सेक्शन 161 1A का। सर कभी भी, पहले तो बात मैं आपको बताऊं कि लॉ को पढ़ने का तरीका ये है कि ये ऑर्डर आपको शो काज भी आया ना 161 1A का, तो ऐसा नहीं कि मैं उसका रिप्लाई पढ़ना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो, उसे बनाए मेरे रिटर्न के अकॉर्डिंग होगा। पहले मुझे 161 1A को पढ़ना है कि वो है क्या चीज। ठीक है। तो मैं असूली तौर पे फिर क्या करूं, कानून को खोलूं, कानून पे हम चलते हैं। ठीक है, मैं जुबानी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, कि ये विदहोल्डिंग की शॉर्ट पेमेंट्स है, इसका ऑर्डर पास हुआ है कि आपने लोग के टैक्स नहीं काटे हुए। ठीक है, लेकिन आपको एक तरीका कार बता रहा हूँ कि जो भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर आएगा आपने क्या करना है, 161 जी, बेसिकली 161 के ऊपर मैं गया। 161 क्या है सर, फेलियर टू पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। ठीक है, इसकी सर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहले तो फेलियर को छोड़ रहे हैं, टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, यानी कि कुछ लोग विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स में कुछ चीजें अभी बाकी हैं, वो मैंने बतानी है सर, आदि बता। यानी कि फर्ज करें कि अगर मैं लोगों को सैलरी पे करता हूँ तो सेक्शन 149 ने कहा है कि मैं सैलरी पे करते हुए अगर अगली पार्टी का टैक्स बनता है तो मैं टैक्स काटूं, अगर नहीं बनता तो नहीं काटूं। आप कहें सर बनता नहीं बनता, भाई 6 लाख से ज्यादा या कम है, ज्यादा तो बनता है, कम में तो नहीं बनता। एग्जैक्टली exactly. अच्छा मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, सेक्शन 155 ने कहा अगर मैंने पर्सनल कैपेसिटी में ली हुई है तो 15 लाख, अगर कंपनी के लिए लिए बीइंग कंपनी ली हुई है तो 3 लाख से अगर ज्यादा है। ठीक है, यानी कि टैक्सेबल लिमिट भी फिर डिफाइन की गई है। और मैं कंपनी में किसी को डिविडेंड पे करता हूँ तो सेक्शन 150। अगर हम बैंकों को, बैंक के अंदर पैसे रखते हैं तो बैंक ने टैक्स काटना होता है, सेक्शन 161 सॉरी 151। ठीक है, 151 हाँ। 153 की मिनिमम लायबिलिटी कितनी होती है, ये सर आपके कंपनी के केस में 5% है। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 5.5% है। ठीक है, ये मिनिमम लायबिलिटी नहीं है, मिनिमम विद होल्डिंग। हाँ काम कितने पे आप टैक्स काटें। अच्छा कितने पगार है, हाँ। सर याद रखिएगा उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपकी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। ठीक है, गुड्स के लिए उसने अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, सर्विसेज के लिए अलग रखा हुआ है। अपने गुड्स के लिए उसने रखा हुआ था आपका 75,000 था, हाँ वो अभी 75 रुपया, सर्विसेज के ऊपर 30,000। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, जिसे हाँ जी, नहीं नहीं वो सर अगर एक पार्टी हो, नहीं वो अब मैं आपको दिखा दूँ, एक साल में अगर उसके साथ ट्रांजेक्शन एक ही है और पूरे साल में 75,000 तो फिर उसको माफी है। हाँ जी, और सब्सिडी के 30 है। भैया इनकम टैक्स पास में, इनकम टैक्स में चेक करना है। अच्छा ये सर मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फला फला फला। ठीक है, एवरी प्रेस्क्राइब पर्सन मेकिंग पेमेंट इन फुल और पार्ट, क्या करेंगे, विद होल्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके उसने क्या बोला, उसने कहा जी rendering of foreign services shall at the time of making the payment deduct tax from the gross amount payable fla fla fla। अच्छा proviso provided that where the recipient of the payment under clause B receive the payment through an agent or the fla fla fla। ठीक है, अच्छा एक मिनट ये ऊपर चलते हैं, मैं ख्याल आ गया हूँ। अच्छा यहाँ, अच्छा ये एक्सेप्शन में देखो, फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग को भी इग्नोर करो, where the payment is less than 75,000 rupees in aggregate during a financial year। 75,000 से कम है। ठीक है, 75,000 से जो ही क्रॉस करोगे तो टोटल के ऊपर विदहोल्डिंग आ जाएगी। पूरे साल के अंदर किसी एक बंदे से फर्ज करें कि आप मुझे प्रिंटर एक बेच देते हैं, 70,000 का प्रिंटर बेचा है, तो वैसे तो कंपनियां पता क्या करती है, माफी नहीं देती, विदहोल्डिंग करती है अपने आप को बचाने के लिए। क्लाइंट के साथ, हाँ एक क्लाइंट के साथ, एक क्लाइंट के साथ एक साल के अंदर, और 75,000 से कम की ट्रांजेक्शन है,
अगर वो अगला बंदा फर्ज करे कि मैं अगर किसी को गुड्स बेचता हूँ, वो विद होल्डिंग करेगा, मैं कहूंगा एक्सक्यूज मी, मेरे साथ पूरे साल के अंदर आपने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ठीक है, मेरे सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, तो मेरा आप विद होल्डिंग ना करें, अंडरटेकिंग दे देते हैं, ठीक है। अच्छा सर्चिस के केस में ये देखें 30,000 आगे वाला पॉइंट, ठीक है, हम थे बेसिकली 161 के ऊपर, ठीक है। अच्छा बीइंग विद होल्डिंग एजेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विद होल्डिंग करना, विद होल्डिंग किस केस में होती है? इनकम के केस में होती है। उसके लिए जो मशहूर जमाना मैंने कहा था सेक्शन 149 से लेके 158, ये विद होल्डिंग आपके सेक्शन। सर इसके अलावा कुछ एडवांस टैक्स के भी सेक्शन थे, वो कौन से थे? सेक्शन 231 से लेके वो 236 तक, ठीक है, जिसमें वो बैंक के ऊपर जो पैसे निकलवाते हैं, क्या वो मेरी इनकम होती है? जब पैसे बैंक से, मैं अगर नॉन फाइलर हूँ, बैंक से एटीएम से पैसे निकलवाऊं, अपने ही पैसे निकलवाऊं, उसके ऊपर बैंक 600 रुपए काट ले, क्यों काटता है? बैंक को इन्होंने कहा है 231 ए भी पढ़े, ठीक है, बैंक के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने की, बैंक कुछ नहीं होता काटने वाला, बैंक को जिम्मेदार किया गया। अच्छा वो अब चीज क्या है? क्या वो मेरी विद होल्डिंग है? हम ऐसे बाजारी तौर पर कहते हैं विद होल्डिंग है, लेकिन सर वो मेरे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे से वो क्या क्या कलेक्शन ऑफ टैक्स है। एक और मिसाल लेते हैं, वो जमा कराएंगे, शाबाश। अच्छा बेसिकली विद होल्डिंग होती है अगर इनकम आए तो इनकम में से कुछ पैसे रख लिए जाए, वो तो इनकम नहीं है। अच्छा दूसरी मिसाल, मैं कार्ड रिचार्ज करता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल फोन के अंदर, वो जो कंपनी जिसे कार्ड लेता हूँ, ठीक है, वो मेरा कुछ अमाउंट जो कार्ड रिचार्ज होता है वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे जमा करवा देती है, आपके पैसे वो कट जाते हैं, ठीक। अच्छा वो भी क्या है? वो भी एडवांस टैक्स है, लेकिन वो भी क्या? कलेक्शन ऑफ टैक्स है। यानी कि जो हमारे डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, मैं फर्ज करें कि अपने भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए शादी हॉल बुक करवाता हूँ, ठीक है, अभी ये सेक्शन आया, शादी हॉल बुक करवाने के ऊपर उनमें से साथ शादी हॉल की बुकिंग के पैसे लेते हैं, साथ में वो टैक्स भी लेते हैं, ठीक है, अगर वो एफबीआई से रजिस्टर्ड है तो वो भी आपका एक्सपेंस है। इसका मैं पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजता हूँ, अपना कोई नेटफ्लिक्स का अकाउंट मैंने बाय किया हुआ है, वो भी मेरा पैसे 236 के टैक्स मेरे पैसे वो लेते हैं, ठीक है, कौन से टैक्स के पैसे लेते हैं? इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसिस करने पे भी आपका टैक्स होता है, सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं होता, एक्सपेंसिस के ऊपर भी है। ऐसे टैक्सेस ये विद होल्डिंग नहीं कहलाती, ये क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये एडवांस टैक्सेस होते हैं नॉर्मली, सारे सारे किसी, इनकी नेचर क्या होती है इस विद होल्डिंग की? एक जो हमारा टैक्स है वो एक्चुअली नेक्स्ट पार्टी की इनकम पे टैक्स। शाबाश, बिल्कुल, मैं सर इसी को मैं विद होल्डिंग कह रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि इनकम के ऊपर आपकी विद होल्डिंग होती है। बेसिकली आपका एक्सपेंस है तो मेरी क्या है? इनकम है। तो बेसिकली टैक्स आप मेरा काट रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं गवर्नमेंट के खजाने में, तो मेरी इनकम के ऊपर वो टैक्स काट रहा है। क्योंकि जब इसका मैंने पहले रैशनैलिटी विषय बताया था कि गवर्नमेंट को इस बात का खतरा है साल के एंड पे जाकर मैं टैक्स ही ना जमा कराऊं और गवर्नमेंट ने कुछ लिया ही ना हो। ये विद होल्डिंग का मैकेनिज्म इसलिए हुआ कि साल के एंड पे जब रिटर्न बनाया जाए तो वो कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसने अब नोटिस इस बंदे को आया हुआ, नोटिस आया क्या है, ये कंसेप्ट इसलिए बैकग्राउंड दे रहा था कि आपको बताओ। अच्छा टैक्स काटने के बाद रूल 43 है, कौन सा रूल है? इनकम टैक्स रूल्स के अंदर ये है कि टैक्स काटने के बाद आपने गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स को जमा करवाना है, ठीक है। ये रूल कौन सा है? 43। जिस वीक में आप काटेंगे उससे अगले वीक के संडे तक, जिस वीक में काटें उसके अगले वीक के संडे तक, ठीक है। यानी कि कल मंडे आएगा, अगर कोई कल टैक्स काटेगा तो ये वाला वीक तो पूरा है ही है, उससे अगला वीक उसके संडे तक। आपके सर संडे छुट्टी होती है, उसके बाद सैटरडे, सैटरडे छुट्टी होती है तो फ्राइडे तक, ठीक है। वो नहीं सर, वहां भी लिखा होता है कि जिस वीक में विदहोल्डिंग होगी वो घुमा फिरा के लिखता है, उससे कमी वीक 15 दिन की बात नहीं है, ठीक है। 15 दिन की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थर्सडे को टैक्स काटेंगे तो फिर उससे अगले वीक के थर्सडे को, बेसिकली कोई ऐसा नहीं है, फिर तो तीसरे वीक में आप चले जाएंगे, वो कहते हैं। अच्छा सर बेसिकली इसके ऊपर ऑडिटर ऑब्जेक्शन लगाता है, याद रखिएगा, ऑडिटर पॉइंट उठाता होता है जब ऑडिट करने आते हैं, ठीक है, वो उठाता होता है पॉइंट। अक्सर वो कहते हैं कि हमें वो सीपीआर दे दें, अब विदहोल्डिंग कब कब कर रहे हैं, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं। इसके लिए हम पॉइंट डालते होते हैं रिपोर्ट के अंदर भी, कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स लॉ को उसमें अदर लॉज लिखता है कि वो टैक्स लॉ है या कोई भी लॉ है। अब है क्या, वेयर अ पर्सन फेल्स टू कलेक्ट, ये कलेक्शन वो हो रही होगी एक्सपेंसेस के ऊपर, ये इनकम वाली विदहोल्डिंग की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो जायज से मैं अपना कार्ड ही चार्ज करता हूँ वो टैक्स में से लेता है, वो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो मुझे 100 के कार्ड में रिचार्ज कर दे तो वो क्या हो गया? फेल्स टू कलेक्ट, ठीक है।
अच्छा, आगे डिवीजन लिखी हुई है, फलां जगह पे रेट है, फलां जगह पे रेट है, तो उसको हम नहीं कह रहे। फर्स्ट शेड्यूल की डिफरेंट डिवीजन, मतलब उसका पार्ट वन है, पार्ट वन की डिवीजन, पार्ट टू की डिवीजन, पार्ट थ्री की डिवीजन। एक डिवीजन किसी इनकम को डील करती है, सैलरी वाले को एक डील करेगी, कैपिटल गेन वाले को एक डील करेगी, प्रॉफिट इनकम को। तो उसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर और फेल टू कलेक्ट हो गया, या फिर और डिडक्ट। ये डिडक्ट कौन कर रहा होता है? जो बंदा विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे को भी विद होल्डिंग एजेंट ही बोलते हैं, लेकिन वो कलेक्ट कर रहा होता है जब वो कोई बंदा एक्सपेंस करता है तो उसकी कलेक्शन हो रही होती है। ये विद होल्डिंग उस केस में होती है जो बंदा पे करने वाला है ना, यानी कि पे करने वाला, उसका एक्सपेंस हो रहा है, दूसरे बंदे की इनकम है। यहाँ पे हालांकि जायज की इनकम तो थी, लेकिन जायज टैक्स उल्टा साठ टैक्स भी ले रहा था। जो कार्ड में रिचार्ज किया उनकी इनकम थी, वो अपनी इनकम के साथ मेरे से टैक्स भी ले रहे हैं। समझ रहे हैं? कलेक्शन में और जो विद होल्डिंग चल फ्रॉम अ पेमेंट। अच्छा, बस इतना ही, फेज टू कलेक्ट और डिडक्ट, पहला पॉइंट बस ये इतना ही, ठीक है। कलेक्शन ये अपनी एजेंट की इनकम होती है और डिडक्शन वो नहीं, एजेंट नहीं नहीं सर, अपनी एजेंट अपनी इनकम तो कलेक्ट करेगा, साथ में टैक्स भी कलेक्ट करेगा। लेकिन दूसरी डिडक्शन में ये होगा कि एजेंट का एक्सपेंस हो रहा है अजय शाबाश, और वो आपका बेहतरीन, और बिल्कुल आप इनकी इनकम है, हमारी इनकम उनका शाबाश, मेरा ख्याल है अकाउंट बनाएंगे। जी जी। अकाउंट जब बनाएंगे इसका जायज का फर्क करें, मतलब 100 रुपया हमने लगाया था, उसमें से 15 रुपया टैक्स कर गया, ठीक है। ठीक है। अब मैं जो अकाउंटिंग और जैज को सिर्फ उनको वो 15 से ताल्लुक ही नहीं है, उनको 85 से वो अपनी इनकम बुक करें। 15 तो उन्होंने एक हाथ लिया, दूसरे हाथ गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। वो दरमियान में सिर्फ वो थर्ड पार्टी है, वो चौकीदार उस 15 रुपए के लेके जमा करवाना बस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जो 100 रुपया। अच्छा 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 सर, अकाउंटिंग वैसे पहली बात इनकी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। वो करेंगे कैश 100 का डेबिट, सेल 85 रुपए की क्रेडिट, और उसके अलावा सेल टैक्स पेबल, यानी कि वो कितना 15 रुपए का, फिर वो जमा करवा देंगे, ठीक है। सेल टैक्स सॉरी कह रहा हूँ, वो इनकम टैक्स पेबल। ये हम आपके लिए और कुछ सुधार रहे हैं। तो भाई हमारे साल में होता है जायज वाले लोगों के साथ, जब भी करोड़ के बाद में साल में 100 का, तो जहाँ बाकी लोग 80-85 आ रहे होते हैं, उन लोग 98 आ रहे होते हैं। सर फिर इसका मतलब ये है कि क्या उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिली है? अच्छा, उनको बेसिकली याद रखिएगा, आप आसान अल्फाज में, कुछ जो है ना FTN होल्डर अदारे, गवर्नमेंट के कुछ अदारे जिनके पास NTN नहीं होता, उनके पास क्या होता है? FTN। या गूगल पे लिखिएगा FTN नंबर, आपको मिल जाएंगे। तो उनके लिए इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। जाती तौर पर अगर मैं आपको वही गलत बैनी कर दूं कि नहीं जी वो तो 98 होता है, 88 होता है, मैंने उस चीज को, इस वाले पॉइंट को स्पेसिफिकली नहीं देखा, ठीक है जी जी। नहीं, FTN वो अलग से आपकी लिस्ट पूरी मिल जाएगी, गूगल पे आप अभी सर्च करें, आपको अभी मिल जाएगी FTN होल्डर। तो बेसिकली वो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कि हम, अगर मैं आपसे में दिलवा देता हूँ, हमारे से मतलब 100 का 98 आता है, जैसे कि आपको मतलब 85 मतलब आ रहा हो, तो बेसिकली मेरे उनके अच्छा, और मतलब मैं जितना करता हूँ तो मेरे तो पहले पॉइंट में रहते हैं। अच्छा 98 आते हैं, अच्छा। हाँ नहीं, उनका फिर ना टैक्स की उनकी एग्जाम्पशन होती है ना, ठीक है। तो उनके लिए फिर स्पेसिफिक ये सेकंड शेड्यूल में क्लास होगी, 110% सेकंड शेड्यूल के अंदर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। नहीं, सेकंड, दूसरा शेड्यूल। अच्छा, अब ये क्या होगा सर? उसमें क्या था, 1A का ऑर्डर आया हुआ है। क्या आया हुआ ऑर्डर है? 1A का। ये खैर किसका मकसद ये है कि ये टैक्स के कलेक्ट करने की फेलियर की बातें हैं, ठीक है। वो क्या कहता है 1 के अंदर क्या है? द पर्सन शैल बी पर्सनली लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ, शैल बी पर्सनली लाइबल, फ्री टैक्स नंबर सर होता है। ये गवर्नमेंट के अदारे हैं, ठीक है। इनका बेसिकली काम है बीइंग विद होल्डिंग एजेंट, काम करना। क्या काम करना? विद होल्डिंग। क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम, और ये तो ऐसे ही है कि मैं अपनी एक इनकम से जेब से निकालूं और दूसरे में डाल दूं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये अदारा है, गवर्नमेंट मतलब कहेगा रिटर्न फाइल करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं नहीं होती, ठीक है। उनकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो गूगल पे मैं ये दिखा देता हूँ, मिल गया, ठीक है। एक्चुअली मेरा क्लाइंट है उसमें, मैं उसको देख रहा था तो वो मिल जाएगा आपको, उससे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद अब ये क्या हुआ, द पर्सन, ये वाला पॉइंट, the person shall be personally liable to pay the amount of tax to the commissioner who may pass an order to that effect and proceed to recover the same। और अब फेल हो गए तो आप जाती तौर पे जिम्मेदार हो जाएंगे,
ठीक है। अब ऐसा इनके अगेंस्ट ऑर्डर आया हुआ होगा। अब इनका ऑर्डर तो आया 1A का, 1A का ऑर्डर क्या है, 1A का, नो रिकवरी शैल बी मेड, उस बंदे से पैसे नहीं लिए जा सकते अनलेस, यहां तक के द पर्सन हैज प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दिया, यानी कि इसको पहले यहाँ पे शोकाज दिया जाएगा, 161 1A का क्या किया जाएगा, शोकाज दिया जाएगा। फिर अगर इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होगा तो कैसे होगा, वो फिर 161 1 के तहत होगा, शोकाज यहाँ पे होगा। क्लियर है आप लोग को, यानी कि हर किस्म के सेक्शन में शोकाज आपका मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली आपको उससे बाद में समझ आएगी, जब आप पहले लॉ पढ़ लेंगे ना, फिर आपको उसकी बॉडी पढ़ के समझ आएगी कि यार ये शोकाज है। ठीक है, अब हम उसको देखते भी हैं। जाने का ऑर्डर पास नहीं होता, डेट प्रोडक्ट पास, अच्छा वो नल एंड वाइड हो जाता है, सॉरी वो हम अपर फॉरम पे जाते हैं, नल एंड वाइड हो जाता इसलिए सर नोटिस भेजते हैं आपको, वो चुप करके छुपा लेते हैं, है। हाँ बिल्कुल ऐसे एक ही। नेक्स्ट डे डिलीवरी ना हो, जहाँ का इफेक्ट ना होता वो हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं वो बंदा यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो वापस आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि 1A के तहत क्या होता है, शोकाज होता है। ठीक है, इनको जो ऑर्डर से पास हुआ है ना, तो ये 161 1 का, तो ये 161 1 में क्या था, ऑर्डर था। 161 1A में क्या था, शोकाज था। एग्री? अच्छा, है। जी जी जी। सर हम इसके साथ पहले ग्राउंड ऑफ अपील देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब इसने क्या ग्राउंड्स बनाई हैं कि हमारे ऊपर क्यों हम अपील करने आ रहे हैं, क्या वजह है कि हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, क्या अप्लाई नहीं होता, कि जो जो आपने ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास किया है उसकी वजूहत पढ़ते हैं। कौन सा जी आपका TCS है। ठीक है, वर्सेस किससे किया है, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन 2 यूनिट 3 रेंज बी LTO कराची। ठीक है, LTO लार्ज टैक्स पेयर में आता है, फिर इसका मतलब है TCS। ठीक है। अच्छा ये जी पहला स्टैंडर्ड क्लास जो ग्राउंड आपको पहले भी मैंने समझाया था, दैट द ऑर्डर डेटेड फला, ऑर्डर की डेट आ गई 7 मार्च 2024 को इनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, इससे पहले शोकाज पास हुआ होगा और आया होगा नोटिस। ठीक है। अच्छा क्या कहता है, बाद डिप्टी कमिश्नर, वो भी आपको दिखाऊंगा, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू in the course of mentioning proceeding for the tax year is bad in law and on facts। सर आप तकरीबन 90% लोगों की, बाकी 99 वकीलों की ग्राउंड ऑफ अपील उठा लें, डेट उस ऑफिसर का नाम लिख के, ठीक है, और वो टैक्स ईयर लिख के, तो कहते हैं इज बैड इन लॉ एंड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। ये ग्राउंड ऑफ अपील में या स्टे ऑर्डर में पहले वो कहता है, क्योंकि स्टे में भी आप कह रहे होते मैंने अपील फाइल की है, तो मैंने ग्राउंड पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे स्टे दिया जाए। अच्छा आगे, दैट द लैंड DCIR is erred in passing the impugned order without appreciating the fact and supporting documents already provided। ये भी एक स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है कि हमने सब कुछ इसको प्रोवाइड किया, इसने उसको थोड़ा भी नहीं देखा, अप्रिशिएटिंग द फैक्ट, बस स्टैंडर्ड वर्डिंग है, तो उसको इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, इट इज अरे तो मान लीजिए क्या, थर्ड और ये बस लीगल वर्डिंग है, लीगल वर्ड ये लीगल। हाँ जी, और जो मेरा गलती है, हाँ गलती मिस्टेक है। ठीक है, it is contended that the action of the land DCIR is arbitrary and without any lawful justification। ये भी आपको नॉर्मली जब आप रिप्लाई फाइल कर चुके होते हैं, तो ये भी हम ग्राउंड एक उठा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, DCIR होगा DCIR, ACIR होगा तो ACIR, दैट द लैंड DCIR। अगला नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये सारे पॉइंट्स देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट द ठीक है, that the land DCIR has erred in imposing withholding taxes on the following transaction without understanding the nature of payment and details of the। अच्छा ये withholding के पॉइंट्स में हम नॉर्मली लिख लेते होते हैं, वो कहता है कि इस बंदे को ये अकल ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई यार नेचर क्या है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी तो होती है जिनके ऊपर विदहोल्डिंग नहीं होती। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, कहता है भाईजान, इसने कहा है अलीड विदहोल्डिंग टैक्स, कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर वो कह रहा है कि आपने कितनी विदहोल्डिंग नहीं की, फलानी की, फलानी की, ट्रैवलिंग नहीं की। अच्छा, टैक्स डिडक्टिबल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये उसने डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखे, कहता है इसका ये कहना है कितने टैक्स जमा नहीं कराया। हालांकि ये भी ग्राउंड को खूबसूरत उसने नहीं लिखी, क्यों नहीं अच्छी लिखी, कि ऐसे फर्जी हवा में छोड़ दिया, कहता है कि उसको समझ नहीं आई। ठीक है, भाई आप बताओ ना। हाँ, रीजन बताए ना कि भाई इसके ऊपर फर्ज करें कि मिसाल के तौर पर अगर आप टैक्स जमा कराए तो आप कहें भाई ये टैक्स है, इनके ऊपर विदहोल्डिंग नहीं होती,
फलां वाली अमाउंट ये मैंने फर्ज करें कि अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो पार्टी को पेमेंट किया 75,000 से कम पेमेंट किया, इसके ऊपर विथहोल्डिंग एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लिखे तो सही। यानी हाँ जी सीधा डायरेक्ट लगा दिया, हालांकि उसमें कुछ आप गलती होती है। जी जी नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कहा, इसीलिए उसने कहा कि विथहोल्डिंग कैसे, तो उसको मैंने नेचर और डिटेल्स को नहीं समझा और पेमेंट्स को नहीं समझा, ठीक है। लेकिन इसका भी जवाब ये टेबल भी फजूल ही है, ठीक है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये क्या कहना क्या चाह लिखना क्या था। अब ये अच्छे खासे हम अगर देखते हैं किसी अच्छे खासे वकील ने लिखी होगी, अब देखिएगा, ठीक है। Where the learned DCIR has erred in not identifying, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है विदहोल्डिंग के जितने भी, अच्छा इसने अपने फाइल में लिखा होगा, बेसिकली हम उसको कहते होते हैं ये हाई कोर्ट की बड़ी ज्यादा जजमेंट्स हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी आप क्या करें, कभी भी आप मतलब विदहोल्डिंग की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जेनेरिक ना करें, शाबाश, उसके ऊपर आप पार्टीज को आइडेंटिफाई करें कि फला फला पार्टी की विदहोल्डिंग नहीं हुई, उनकी इन पेमेंट्स की विदहोल्डिंग नहीं हुई, यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कितनी अमाउंट बनती है, कितनी पेमेंट है, क्या लिखा हुआ है, that the land DCIR has erred in not identifying the names of the parties, vendors or the transaction involved in respect of alleged non-withholding। फर्ज करना चाहिए इसकी वजह क्या है, आइडेंटिफाई क्यों करना जरूरी है। नेचर ऑफ पार्टी है वही 75,000 से कम तो बड़े कम अच्छा अच्छा वो भी हो सकता है। एक्सेप्शन हो सकती है, कोई खुद इंपोर्टर हो सकते हैं आपके में होल्डिंग का स्टार्ट नहीं है। शाबाश, इसका मतलब डिफरेंट शाबाश यानी कि डिफरेंट विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, उसमें डिफरेंट लोग की पेमेंट्स होती हैं, हो सकता है कि अगर वो डिविडेंड की हुई तो उसका रेट कुछ और होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक से देख रहे हैं तो 0.5% होगा, शाबाश आप दूसरी चीज दे रहे हैं तो 18% जीएसटी हो जाएगा, मतलब इनकम टैक्स भी साथ साथ करेगा ना। साथ साथ चलेगा। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा है कि जो जो ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग विद होल्डिंग हो, हर किस्म की विद होल्डिंग हमने ऐसे नहीं है फर्जी कि चलो 20% लगा दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो सिनेरियो देखेगा कि कौन सा सिनेरियो बनता है। सर इसने ठीक किया, आगे जेनेरिक ऊपर करके वैसे रुक रहे हैं। किसने, इसने, हाँ इसने भी कहा कि चलो गैप क्वेश्चन लगती है। हाँ नहीं इसे जेनेरिक करके अपने आप को बेसिकली वो किया कि अपने आप को नेक्स्ट टाइम रिप्लाई में ये जस्टिफाई कर सके, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, ये पॉइंट समझ गया भैया, ये वाला पॉइंट विद होल्डिंग में आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, असल ये यही वाला मेन पॉइंट है हमारा। अच्छा There the land DCIR has erred in charging penalty of this under section 182, यानी कि विदहोल्डिंग ना करने के ऊपर मैंने आपको कहा था पेनल्टी भी लगती है, मैं पॉइंट पहले आपको कहेंगे कर चुका हूँ, और दूसरे नंबर पे और क्या चार्ज होता है इसके ऊपर, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता होता है, इसके ऊपर उसने क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है, ठीक है, इसके ऊपर सर उसने क्या किया है, पेनल्टी लगाई है, ठीक है। कितनी अमाउंट की, 415 की, अंडर सेक्शन 182, 182 एक जेनेरिक है, ठीक है, उसके आगे एंट्रीज हैं, वन के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, टू के अंदर जनाबेबल अगर आपके ऊपर डिफॉल्ट सर्च लगता है इस वजह से, यानी कि उसमें 33-34 एंट्रियां पे, और आपने 182 के ऊपर नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसमें उसने एक जेनेरिक लिख दिया 182 की तरफ पेनल्टी, उस रेलिवेंट सेक्शन को भी रेफर कर देता है, ये सब क्लॉज को एंट्री को ज्यादा बेहतर होगा। चलो क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अलीड नॉन विद होल्डिंग एस्टेब्लिशिंग दैट द मेंजिया, हाँ हाई कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी सिर्फ उस वक्त लग सकती है जब आपकी इंटेंशन जो है वो इंटेंशनली आप वो कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो। मेजरिया क्या होता है कि आपके माइंड की वो स्टेट जिसमें आप इंटेंशनली कोई गलत काम करते हैं और आपकी इंटेंशन शामिल नहीं है किसी चीज को करने में, तो बल्कि ये कत्ल के केसेस में भी काफी ज्यादा ऐसा होता है जी मैंने फलां बंदे को मार दिया, वो मेरे तो आराधा ही नहीं था, इसको कत्ल खता कहते हैं, मेरे ख्याल है क्या कहते हैं लोग, कत्ल खता ही कहते हैं। तो इस तरह के जब आपके मेंजरिया नहीं होता ना तो उसके ऊपर फिर आपकी पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती, इसके ऊपर मल्टीपल जजमेंट्स आप गूगल करेंगे कि इफ देयर इज नो मेंजरिया पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज, ठीक है। मैन गिल्टी एंड माइंड थी। हाँ बिल्कुल गिल्टी माइंड, बिल्कुल बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज आंसर। इट इज कंटेंटेड दैट द एक्शन ऑफ द DCIR इज आर्बिट्रेरी एंड विदाउट लॉफुल एक्शन अथॉरिटी। अच्छा नेक्स्ट, दैट द लर्न DCIR हैज erred in charging default surcharge, इसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लग गया, ठीक है। अच्छा
इन रिस्पेक्ट ऑफ अली नॉन विदआउट इट इज कंटेंटेड एट द एक्शन ऑफ द। अच्छा, ये फर्जी उसने लिख दिया, हालांकि वो बस ना, ये एक खाना पूरी वाला ये भी पॉइंट है कि भाईजान वो कह रहा है कि डिफॉल्ट सर चार्ज भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है भाईजान इसके अलावा मुझे इजाजत दें कि मैं किसी भी पॉइंट को किसी भी फेज पे अपील में ग्राउंड ऑफ अपील को ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ये पॉइंट लाजमी हम लोग रखते होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे जहन में कोई और पॉइंट आ जाए, इसलिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर ये वो टीसीएस के जो अपीलेंट है उनकी तरफ से साइन होता है, ठीक है। और ये इसमें प्रेयर करते हैं जी वो जो ऑर्डर है उसको अनल किया जाए, ये स्टैंडर्ड वर्डिंग है, ठीक है। अब सर इस तरह से मल्टीपल आपके कोई भी ऑर्डर आएगा तो हमने उस बेसिकली हम रिप्लाई ग्राउंड कैसे बना सकते हैं, हमें पहले उसके नोटिस का पता हो कि नोटिस किस वजह से आया, ठीक है, नोटिस क्या चाहता है, तो हम उसका पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाकी हम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अपील में जो डॉक्यूमेंट होता है वो ग्राउंड ऑफ अपील ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्राउंड ऑफ अपील ही होते हैं, ठीक है। सर ये ग्राउंड आपने देख लिए, ठीक है। आप कहेंगे सर वो कोई ऐसे ग्राउंड हो बड़े बेहतरीन हो, मैं फर्ज करें 161 का इनको नोटिस आ गया, इनको आ गया, उनको आ गया, शायद तीनों का कंसेप्ट एक ही है कि इन्होंने टैक्स नहीं काटा हुआ, लेकिन इनका रिप्लाई करने का अपना तरीका होगा, उनका अपना होगा, उनका अपना। हो सकता है कि इनको उसने दो ट्रांजेक्शन के ऊपर वो कहा हो विद होल्डिंग का नोटिस देगा, इनको कंप्लीट विद होल्डिंग इन्होंने की, इनको अलग से आया होगा, उनको अलग तरह से आया होगा, ठीक है। हो सकता है ये जजमेंट कोर्ट कर दे, ये ना करें। तो याद रखिए कि हर बंदे का अपना तरीकाकार है। ये कब आप कर सकते हैं, जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आप जब आपको लॉ का पता होगा, थोड़ी सी जजमेंट्स का भी आइडिया होगा जी। हाँ, वो लिटिगेशन का कोर्स है, वो अलग है। उसके ऊपर तो हमारे पास एफबीआर के डीआर है साहब, ठीक है ना। वो जो एफबीआर के केस डिफेंड नहीं करते जब हम महकमे के लिए वो जाते हैं, महकमे के अगेंस्ट, तो एक महकमे का वकील होता है। हाँ, तो वो डिफेंडेंट जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि ये पॉइंट्स एफबीआर जो है ना देखता है। तो वो हम बेसिकली तैयारी इस तरह से करवा रहे हैं कि अगर आप उसको जवाब देना चाहते हैं तो कैसे जाओ। हाँ, वो एडवांस लिटिगेशन का। अच्छा, ग्राउंड तो हमने देख लिया है। ऑर्डर, ऑर्डर सर अब हम देखते हैं जो ऑर्डर इनके अगेंस्ट पास हुआ है। अच्छा, समटाइम ये भी होता है, डिफरेंट वकला हमने वो ग्राउंड में पढ़ा है, समटाइम उसने पार्टीज भी आइडेंटिफाई कर दी होती हैं, वो बस ग्राउंड में भी जैसे वो इनके साथ कर रहा था वो भी उस तरह से ग्राउंड छापे जा रहे थे। ये अब सर इसका ऑर्डर हम पढ़ते हैं। ऑर्डर 15 पेजेस का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, देखें ये नोटिस नहीं है, ऑर्डर है, ठीक है। इसे सेक्शन भी ऑर्डर वाले लगा हुआ, अब शो काज होता तो शो काज वाला ही सेक्शन लगा, 1A लगा होता। अच्छा, अच्छा पहले ये सिनेरियो प्रॉपर बनाएगा, ये कंपनी है, इनके ये ऑपरेशन है, फला है, वो इनको खुद एक्सप्लेन कर रहा है। द टैक्स पेयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अदर सर्विसेज, ठीक है, फला 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 जो इनकी कोरियर सर्विसेज। Being withholding agent, the taxpayer was liable to deduct tax at source on payment made under various sections। अब ये देखो उसने भी यही कहा कि एक सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन के अंदर ये विदहोल्डिंग एजेंट था, ठीक है, क्योंकि सैलरीज के अंदर भी विदहोल्डिंग एजेंट था। इसके अलावा फर्ज करें कि इन्होंने रेंटल की पेमेंट की, उसके अंदर भी विदहोल्डिंग एजेंट था, ठीक है। अगर किसी को कंसल्टेंट को पे की तो 153 के अंदर भी विदहोल्डिंग एजेंट था, ठीक है। तो मल्टीपल जगह पे ये विदहोल्डिंग एजेंट था, ठीक है। अच्छा, आगे सर वो क्या कहते हैं। अच्छा, नोटिस, हाँ, द टैक्स पेयर वाज इशूड नोटिस अंडर रूल 44(4), इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ। सर हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके साथ हम अपने अकाउंट्स लगाते होते हैं, क्या लगाते हैं, अकाउंट्स लगाते हैं। अकाउंट्स क्या है कि जो खाते आपकी इनकम को, आपके एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, कैश फ्लोज को वो शो करते हैं। अकाउंट्स मोस्ट लाइकली आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हुए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। देखे होंगे, नहीं देखे हुए, देखे बस, बिल्कुल सही है। अकाउंट्स आप लोगों ने देखे होंगे। अकाउंट जब अटैच करते हैं, फर्ज करें कि अकाउंट्स के अंदर आपके खर्चे आ रहे हैं, एक मिसाल ले रहा हूँ, सैलरीज एक्सपेंसेस आ रहा है 5 लाख रुपए, बाकी 5 लाख नहीं कहते, हम 25 लाख करें, 25 लाख। जब हमने रिटर्न भरी उसके अंदर भी 25 लाख लिखा, लेकिन जब हमने टैक्सेस काटे, हो सकता है दो मुलाजम ऐसे हों जिनकी 6-6 लाख रुपए सैलरी हो, उनका टैक्स ना करता, यानी कि 25 में से 12 लाख तो वैसे ही साइड पे हो गया, बाकी कितना बच गया, 13 लाख रुपए से, यानी कि 13 लाख पे हमें टैक्स काटना था। अब ये क्या कहते हैं, अफसर ने आपकी रिटर्न खोली, एग्जैक्टली अच्छा उसने, मैं बताता हूँ, एक मिनट। उसने एक अकाउंट्स खोले, एक तरफ उसने रखा जिसने कहा, फर्ज करें यहाँ पे उसने कहा जी ये आपका रिटर्न खोला, इधर आ रहा था 25 लाख। उसको जब हम टैक्सेस काटते हैं ना, फिर हम जमा करवाते हैं,
जो टैक्स जमा करवाए जाते हैं, और मैंने कहा 15 डेज के अंदर करा जाते हैं, तो उसके ऊपर हमने टैक्स काटा हुआ है सिर्फ कितनी अमाउंट के ऊपर, 13 लाख की। उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा भाई 25 लाख एक्सपेंस शो करते हो, 13 लाख का टैक्स काटते हो, ठीक है। उसने इस तरह से डिफरेंट बाकी पॉइंट्स देखे, एक शो कार्ड भेजा, ठीक है। वो शो कार्ड भी नहीं भेजा, बल्कि उसके लिए वो कहता है मुझे रिकंसिलेशन कराओ, क्या कराओ, रूल फोर। नहीं वो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। होना चाहिए, फिर तो आधा मसला ही हल हो जाए। रूल 44 4, इनकम टैक्स रूल्स, उसका रूल 44, सब रूल 4, उसके तहत एक आपको आता होता है नोटिस, क्या आता है नोटिस। उस नोटिस के तहत वो कहता है कि भाईजान मुझे क्या कराओ, रिकंसिलेशन कराओ, क्या कराओ, रिकंसिलेशन क्या कहता है, वो कहता है 25 लाख मुझे बताओ कि 25 लाख था तो आपने 12 पे क्यों काटा है, और 13 पे क्यों काटा है, 12 पे क्यों नहीं काटा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, जिन लोगों की कंपनियों की रिकंसिलेशन सही होती है, टैक्स काटते हैं, उनकी तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। वो कहेंगे देखें जी ये 25 है, इसके ऊपर टैक्स था ही नहीं, ये दो बंदे थे इनको 6-6 लाख दिया, और ये 13 लाख के ऊपर टैक्स था, ये लो, ठीक है। अच्छा, मैटर रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप कि वो आपने टैक्स काटे ही नहीं हुए, अब तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास होना चाहिए। आपने पहली बार रूल 44 का रिप्लाई लोग करते ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करते, वो क्या डिफेंस में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लोग फिर भी, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार रिप्लाई तो करें ना, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है वो रिप्लाई पड़े ही ना, ठीक है। हो सकता है वो 6 महीने साल और गुजर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर क्या करते हैं, फर्ज करें रिप्लाई बना के दे दिया, उसने देखा, उसको समझ आ गई, उसने कहा जी मैं अपना रूल 44 का जो नोटिस है वो अवेट करता हूँ, विद्रॉ करता हूँ बाद में। अरे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, फिर पता है क्या करेगा, रूल 44 4 के बाद सेक्शन 161 1 का क्या करेगा, शो काज करेगा। वो कहेगा मेरे बच्चे आपने क्यों नहीं टैक्स काटा, वो जो हमने अभी क्या, वो पहले लम्हे में ना वो आपको ईमानदार समझ रहा हो, आप कह रहे हैं कि आप सही आदमी हो, टैक्स हो सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रही हो, कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा दो। आप वजाहत ले रहे हो, कहते हैं मुझे समझा दो यार, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। आपने उसको वजाहत जब दी, उसको समझ आ गया वाकई 2 नंबर है, ठीक है। फिर उसने ना आपको फिर भी 2 नंबर नहीं कहा, फिर उसने शो काज भेजा। उसने कहा अच्छा चलो अपनी सफाई दे लो, ठीक है। उसने 2 नंबर नहीं बोला, लेकिन उसने कहा आप अपनी सफाई दे लो, 161 में, 1A में हम सफाई नहीं दे पाए। फिर उसने ऑर्डर पास किया, ये जो अभी ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, जो अभी इसका ऑर्डर पास हुआ है। आपका दिल करे तो हम इसका वो रूल 44 भी खोल सकते हैं, सारा कुछ खोल सकते हैं, फिर बात लंबी हो जाएगी, अगर कहते हैं तो मैं खोल सकता हूँ, मसला नहीं है। रूल 44 का कोई आपको नोटिस नहीं तो दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें सर क्या है, उसने यहाँ पे ये लिखा है, द टैक्स पेयर वाज इशूड नोटिस अंडर रूल 44 4 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002, ठीक है। 2022 कहाँ से आ गया। अच्छा, मैंने कहा मुझे रोजा लगा हुआ, आपको भी लग गया। अच्छा अच्छा, आगे से बार कोड नंबर लिखा है, याद रखिएगा कि अब आपका कोई भी नोटिस बार कोड के बगैर नहीं आता, ठीक है। अगर आएगा तो वो 2 नंबर ही होगा, ठीक है, क्यों बार कोड से हम उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बकायदा इसके लिए हम वो इसकी वो निकाल सकते हैं बारकोड रीड करके। जी जी, नहीं नहीं नहीं, नोटिस नहीं निकाल सकते, उसकी वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि ये वाकई इशू हुआ हो कि नहीं हुआ हो। सब तक हाँ, लेकिन ये भी काफी है ना। पहले तो ये होता था कि मैं एक बहुत बड़े वो उस्ताद भी है मेरे, मिर्जा मनवर हुसैन साहब लाहौर के, ठीक है। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप टैक्स में क्यों आए, वो कहते मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट था, कहते टैक्स में मैं क्यों आया, कहते कि हमें एक ना हमारी कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, मैं उसका CFO था। हर चौथे दिन एक नोटिस आ जाए, तो महीना गुजरता था सेम नोटिस लिखा हुआ, टैक्स ये चेंज हुआ, महीना चेंज हुआ। मैं कहते परेशान हो गया, कहते मैंने सोचा कि जाके इस नोटिस को चेक तो कराऊं। क्या जाके चेक करा, पता चला कि वो पीछे वकील है ना, वो खुद ही स्टैंप लगा के स्टैंप रखी भेज रहा था, ठीक है। तो कहते मैं 10 रुपया दे के, रिश्वत दे के पहली दफा चेक किया कि नोटिस जेन्युइन है कि नहीं है। कहते उसके बाद फिर मैंने कहा यार मैंने टैक्स का काम करना, और आजकल वो एक रेप्यूटेड नेम है मिर्जा मनवर हुसैन टैक्स की फील्ड में। आप शायद जानते ही नहीं जानते, उनकी बड़ी बुक्स वुक्स भी हैं टैक्स के ऊपर। अच्छा, अब ये यही कह रहा है कि ये फलां बार कोड आया, किस डेट को आया, ठीक है, और उसकी कंप्लायंस क्या थी, 7/2। और ये अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं, जबरदस्त, उसने सारा रूल 44 नीचे छाप भी दिया। उसने कहा वो वैसे था कोर्ट, यानी कि एज इट इज, जहाँ जो मैं भेजा है ये मैं कह रहा हूँ। कहता है नोटिस अंडर रूल 44 फलां। अच्छा, इसके अंदर पता है क्या था, रिकंसिलिएशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द टैक्स 2021। कहता 2021 में जो खर्चे किए हैं ना, मुझे उसका बता दो, कितना खर्चा, कितना टैक्स आपने किया, कितना जमा करवाया, बस सिंपल। अब ये देखेगा, ये इसने खुद बताया, मुझे बताओ नंबर 1 पे सीरियल नंबर डालना, दूसरे नंबर पे पार्टी का नाम डालना, फिर उसका एमपीएन डालना, उसका बताना कि कितनी अमाउंट पे की, ये उसने टेम्पलेट दिया हुआ, जब अगर आप पढ़ेंगे मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो ये डाउनलोड करके, ठीक है। कहते भाईजान ये सारी चीजें
मुझे ये सारे एक्सपेंसेस की डिटेल चाहिए, ठीक है, फला फला चीज चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर रूल 44 छपा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अच्छा आगे क्या लिखता है, अनकोट, ऑन द डेट द टैक्स पेयर फेल टू मेक कंप्लायंस, टैक्स पेयर ने मुझे जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। A reminder was issued to the taxpayer while later this compliance this, एक नया नोटिस दे दिया, ठीक है, जैसे रिमाइंडर भेजा, द टैक्स पेयर सबमिटेड पार्शियल कंप्लायंस, उसने कुछ जवाब दे दिया, ठीक है। अच्छा, हम भी पता क्या कहते हैं, जब हमें वो आता है ना रिकंसिलेशन का, तो हम कहते हैं यार ये फला फला चीजें चेक कर लो, नीचे हम लिखते हैं 15 दिन हमें मजीद चाहिए, हम जवाब मजीद दे देंगे, ठीक है, पार्शियल रिस्पॉन्स को कहते हैं। This was examined and the remaining issues were confronted to the taxpayer while शो का नंबर, और कहता है उसके बाद 161 का शो का 161 वन ए वाला जो कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो उसने 161 का जो भेजा ना, ये नीचे वो भी लगा दिया, कहता है मैंने उसको जो इशू आया ना मुझे रिकंसिलेशन को देखने के बाद, उसको मैंने शो काज भेज दी, ठीक है। ये शो काज तो उसने नीचे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जो मैंने भेजा उसको मैंने बताया कि फलां फलां चीजें मुझे समझ नहीं आई, ये है वो है, कहता है मैंने कहा जी इतना टैक्स बनता है, इतना कटा, टोटल सैलरी एक्सपेंस इतना है, टैक्स डिडक्टिव वाला, अच्छा ये इतना बेवकूफ आदमी है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये आर्बिट्रेरी रेट लगाता है। अच्छा, 10% का उसने कहा रेट बनता है सैलरी के ऊपर, ठीक है, कहता है बाकी जो है टैक्स इतना कटा हुआ है तो इतना आपने कम काटा हुआ है। हालांकि ऊपर फॉरम पे ये ऐसे उड़ जाएगा पॉइंट, हम कहेंगे भजन ये कैसे हाँ, तो जी 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 एग्जैक्टली। अच्छा, इसके ऊपर फिर पता क्या, हमने अगर ये पॉइंट अपने फेवर में करवाना होगा तो हमने प्रॉपर एक रिकंसिलिएशन बनानी होगी, फलां सैलरी इतना, फलां के ऊपर इतना, फलां की इतनी सैलरी थी, फलां की, हम टोटल मैच करके लेके जाएंगे कि इतनी सैलरी हमारी कितनी है, इतनी, उसमें तो सब एम्प्लॉयज का एक वो लंबा एक प्रिंट किया होगा, इनके इनके ऊपर लगता है, इनके ऊपर लगता है ये इतना कटा हुआ है वजन, ठीक है। ये अफसर की उसमें काबिलियत होती है ना, कोई बहुत काबिल होते हैं वो बहुत अच्छा इसको बड़ी खूबसूरती से ड्राफ्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक और भी समटाइम ऑफिसर को लिमिटेशन भी आती है, वो भी आपको बता दो, वो लिमिटेशन क्या आती है, अब उसके पास या तो ये वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट 149 ही की देख लेता फिर भी मसला हल हो जाता। एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, साल के एंड पे हम जितने एम्प्लॉयज की जितना टैक्स काटा होता है ना, तो 149 की हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं कि ये इतनी सैलरी, ठीक है, वो उससे चेक कर सकता था। हाँ जी, तो वो पता नहीं इसने देखी है कि नहीं देखी, ठीक है, वो भी एक चीज है। खैर ये 161 का उसने 1A का ये शो का उसने इसको भेजा कि फला फला चीजें, ये प्रॉपर यहाँ तक आया। जी जी हाँ, नहीं इसकी खूबसूरती पता क्या है, एक ड्राफ्टिंग के एतबार से देखो तो उसने जहां से कार्रवाई शुरू की है ना, सारा सीक्वेंस वाइज उसने एक ही लेटर के अंदर लिख दिया, ठीक है, ये एक चीज उसने अच्छी की है, ठीक। खैर इन्होंने अपने हाँ सब कुछ कर लिया। अच्छा आगे क्या हुआ है जी, अच्छा लीगल पोजीशन, स्पेसिफिक इंटेंशंस टू बी आइडेंटिफाइड अंडर सेक्शन फ्ला, ठीक है। In connection to your above notice at the very you will appreciate that on the अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये अब छाप रहा है, ये वो आपका क्लाइंट छाप रहा है कि भाईजान फलां फलां चीजें हैं, ठीक है, आप फलां वाला पॉइंट पूरा करें, फलां वाला पॉइंट पूरा करें, फलां वाला पॉइंट पूरा करें। लेकिन खैर इसकी अगर मैं स्पेसिफिक इसने कुछ ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, ये जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, इन द व्यू प्रिंसिपल लॉ दैट emerges फ्रॉम द इंडियन अथॉरिटीज, अच्छा ये इंडिया के भी कुछ केस उसमें लगाए हैं, ठीक है। खैर इसको आप देख लीजिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आपको कंसेप्ट मिलेगा क्या, विद होल्डिंग नहीं की तो आप पार्टीज को आइडेंटिफाई करें, जो इसके ऊपर सारी जजमेंट्स आपको मिलेंगी, पार्टीज को बताएं कितनी उसको पेमेंट की है और कितना उसके ऊपर विद होल्डिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, और कितनी हमने नहीं की, ठीक है। अब इसके वजह से ये लोग गए अपील में, अपील के लिए ग्राउंड ऑफ अपील मैंने आपको दिखा दिए, अब बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर। ग्राउंड ऑफ अपील, ये तो मैंने ये वाला ऑर्डर क्यों दिखाया ताकि आपको पता हो कि कौन सा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट ग्राउंड ऑफ अपील हमने पढ़े हैं और जिसके अगेंस्ट हम अपील करने गए हैं, ठीक है सर, ये मैं शेयर कर, ये कर दूँ। अच्छा, ये सर आपका अगला अथॉरिटी लेटर है, जिसको वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने वकालतनामा दिया, ठीक है, और इधर उधर ना शेयर कर देना, ठीक है ना, क्लास में रखना। अच्छा, ये अब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आप कह लें कि नहीं है, डिफरेंट कंपनियों का टैक्स के मैटर में मैंने डिफरेंट किस्म के वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, उसमें सिंपल ये होना चाहिए कि हम फलां बंदे को ऑथोराइज कर रहे हैं, ठीक है, फलां साहब इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। उसका ये समटाइम सीएनएसी भी लिखा आता है, समटाइम हर बंदे का अपना, जी जो इनका कॉमनली होनी चाहिए
लेकिन कोई क्राइटेरिया है इसका? निशान साहब पूरी फाइल भेज देंगे सर एलिजिबिलिटी के ऊपर। और आप हेयरिंग, ये लिटिगेशन है, ये क्या है, लिटिगेशन है। इसके लिए आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होंगे, क्या होंगे, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होंगे, ठीक है, आईटीपी जिसको बोलते हैं, या आप एडवोकेट होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ठीक है। बेसिकली ये लोग ही हैं जो अपनी लिटिगेशन वगैरह को देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं है तो फर्ज करें कि क्लाइंट खुद भी जा सकता है, ये नहीं कि क्लाइंट नहीं जा सकता, लेकिन याद रखिएगा क्लाइंट उल्टा केस को सेट करने के खराब ही करेगा। हाँ जी, तो कोई ऐसा पॉइंट हमने नहीं करना, क्योंकि उसमें हो सकता है वो एक चीज को जस्टिफाई करे, दूसरी साइड से वो कहीं अपने आप को बसा ले। क्योंकि हमने फर्ज करें कि अभी मेरे पास रिटर्न आया, उन्होंने 2 करोड़ की इनकम शो की हुई है और 1,90,90 लाख के उन्होंने एक्सपेंसिव शो किए, 10 लाख को कहते हैं हम टैक्स पे करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा भाईजान तुम तो एक डेले का टैक्स नहीं काटते हो, विद होल्डिंग तुमने कभी की नहीं, पेमेंट तुमने कभी बैंक के जरिए की नहीं। मैंने कहा पैसे तुम लोग के बैंक में आते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, कल को सारे एक्सपेंसिस अगर उसने डिसअलाउ कर दिए तो 2 करोड़ पे टैक्स दोगे। मैंने उनको कहा यार 25-24 लाख रुपए शो करो, ठीक है, कुछ उसमें से हम कुछ सैलरी, स्टाफ की सैलरी शो कर लेंगे, कुछ रेंट शो कर लेंगे, और मैं कोई विदहोल्डिंग का इफेक्ट आया 3-4 लाख का आएगा। यानी कि अभी वो पता है क्या सोच रहे हैं, बस जी 10 लाख ही तो प्रॉफिट है, 10 लाख के साथ जो बंदा हम देने को तैयार है। तो ये चीज नहीं है, वो विदहोल्डिंग को इग्नोर कर गए हैं, वो लोग बैंकिंग पेमेंट को इग्नोर कर। हाँ जी, हाँ इतना टैक्स देना ही देना है। हाँ जी, मानते ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं वो लॉस हो भी जाए फिर भी एक मिनिमम है वो देने, जो सेक्शन 113 का टैक्स है वो आपने देना ही देना है, ठीक है। सेक्शन 113 का टैक्स आप देंगे ही देंगे। हाँ जी, रिकवर नहीं करते। अच्छा अच्छा, फिर सर हमने ये क्या फॉर्म, फॉर्म ऑफ अपील एक होता है, मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था, वो अनफिल्ड था। अभी ये फील्ड फॉर्म भी देख लो, याद आया, वो खोला था कि नहीं खोला था फॉर्म ऑफ अपील, देखा था। हाँ जी, ये अब ये फॉर्म ऑफ अपील, ये देख लो, फिल हुआ हुआ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, अपील नंबर डेट ये हमने नहीं लिखना होता, ये तो उन्होंने ऑफिस वालों ने लगाना होता है। अपील फी पेड, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी में हमने कहा था वो कोई भी केस होगा कितनी होगी, 5,000 रुपये फीस, 5,000 जमा हुई है, कब हुई है, 19/3 को जमा हुई है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड कितनी है इनके ऊपर, ये अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड मेंशन्ड है, हुई है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कोई इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। अच्छा, एनटीएन इनका क्या है, टैक्स पेयर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, कंपनी एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, एड्रेस का एप्लीकेंट का है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट करने वाला कौन है, यहाँ पे मार्क हुआ था, ये एडवोकेट है, आईटीपी है, ठीक है। क्या वसी है ये एसीएम में एडवोकेट, आईटीपी या एआर कोई और अपने रिप्रेजेंटेटिव, ये आर फॉर्म के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये लोग ही इनको एआर ही बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एआर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये तो एआर है, हाँ, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। इन्हीं को बोलते हैं, फॉर्म के अंदर इन्होंने अजीब सा बनाया हुआ, लेकिन ये इन 4 लोगों को एआर ही बोलते हैं, ये लोग एआर होते हैं। हाँ, कॉस्ट अमेंडमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जी आईटी में जो करता है। जी जी, जिन्होंने आईसीएमए किया था, ठीक है। ये देखिए बेसिकली ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, ये वाला फॉर्मेट ये आपके साथ शेयर किया हुआ है, भले आप इसको प्रिंट करके इसी को फिल कर लें। ये हम फॉर्म्स वालों ने क्या किया होता है कि ये हमने वर्ड के अंदर बना के रखा होता है, तो इसके अंदर बस चेंज कर देते हैं, हाँ एडिट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म है जो भी हमने खोला हुआ है, ठीक है। ये देख लें कि यहाँ पे ए आर लिखा हुआ है, इसलिए उसने ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ, आईटी भी अपने लिया हुआ, अच्छा तो आईटी भी लेना। एजुकेशन क्या आपकी, मैथ्स कॉम वालों को तो नहीं मिलती क्या, नहीं नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं मिलता ना, एजुकेशन देखिए, रूल 88 देखा है, वो बी कॉम एम बी ए बीबीए, ठीक है, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, एलएलबी, उन लोग को मिलता है, ये मीडिया शीडिया इकोनॉमिक्स इनको नहीं देते, क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, एड्रेसेस टू विच हाँ फायदे तो हैं, एड्रेसेस टू विच द नोटिस में भी सेंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कमिश्नर कौन है। सर ये आपका फॉर्म ऑफ अपील है, ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ अपील है सर, ये भी मैं आपको फॉर्म ऑफ अपील भी फिल दे दूंगा। इसके अलावा मैं एक आधी अपील आपके साथ और भी शेयर करूँ, ठीक है।
ऐसा याद रखिएगा कि मेहरबानी कीजिएगा कि ये चीज़ें हमारे ग्रुप से बाहर ना भेजिएगा, ठीक है। ये समझे कि किसी कंपनी की बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे तो मेरा दिल करता है कि ना दूं, लेकिन आप लोग को सुकून भी नहीं आना। गुजारा हो जाएगा। होगा होगा नहीं या फिर थोड़ा एडिट करके देते थोड़ा हाँ, वो जो नाम शाम नाम शाम हटा देते हैं, बिल्कुल सही है, यही करेंगे हम, क्योंकि ये कई लोग। आगे यही हो गया दसी ना हाँ, दसी ना किसी और ने ना दसी। वो टीचर के बाद पहुंचा हुआ होगा हाँ, ये देखिए आपका केस आया था, मेरे पास चल गया है। अच्छा फादर, मैं आपको शेयर करूंगा, एडिट करके ना अपनी क्लास के ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। वो क्लास में आने एडिटेड नहीं भेजने, एडिटेड भेजने हैं, और खुद से भी डिलीट कर देना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चलो, कोई एक आधा और देख लेते हैं किसी और वो पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलो जी, सैबिक, ये कौन सी है जी, सैबिक पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, इनकी अपील एक अलग तरह से आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये देखें, इस अपील को फाइल करने वाला कोई और बंदा है, ठीक है। बेसिकली फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड ऑफ अपील, आपका जो ऑर्डर है वो, एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कुछ छह लगाया क्या, फॉर्म एंड ग्राउंड ऑफ अपील, कॉपी ऑफ द ऑर्डर, ये भी हम लगाते थे, पावर ऑफ अटॉर्नी जो उन्होंने वकालतनामा लिखा होता, ये इन्होंने वो चलान भी लगाया हुआ है जो फी इन्होंने पे किया, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट स्टेटिंग, अच्छा ये ना चीज हम लोग लगाते होते हैं, पता है क्यों, ये इसलिए लगाते हैं जिस दिन हमें हमारे खिलाफ ऑर्डर होता है और जो ऑर्डर पास होता है उसके 30 दिन के अंदर अपील करनी होती है, तो हमने एक बयान हल्फी टाइप लिख के देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बयान हल्फी, तो उसको नहीं कहते, लेकिन उसका मोर और लेस जो कंसेप्ट होता है वैसे ही होता है कि भाई जान हमने फीस जमा करवा दी है, ठीक है, लिहाजा जो है ना, मतलब मतलब फलां दिन हमें नोटिस मिला है, ऑर्डर मिला है, उसके अगेंस्ट हम फिर क्या करते हैं कि फलां दिन अगर हमें ऑर्डर मिला है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमने अपील फाइल करनी है, तो इसको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, लास्ट सर्टिफिकेट टू द फैक्ट दैट अ कॉपी ऑफ द फॉर्म। अच्छा, एक जिस अफसर के अगेंस्ट आप अपील करने जा रहे हो ना, उसको भी हम एक कॉपी भिजवाते होते हैं कि भाईजान ये हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 चीजें, ये आपको पहले, ये मेन जो है ना, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये वाली चीज जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये 6 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से किस सीक्वेंस में उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके हम अटैचमेंट चेक करते हैं, ग्राउंड ऑफ अपील, ठीक है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसका ऑर्डर पढ़ा जाएगा तो फिर ग्राउंड ऑफ अपील बनेगी। ये सेक्शन 4C के ऊपर है, किसके ऊपर है, 4C के ऊपर, ग्राउंड को खोलता हूँ। सर ये देख लें, पहले उसने 4C को पूरा एक्सप्लेन, मतलब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4C के ऊपर है, एक्सप्लेन किया हुआ लॉ में, आप उसको पढ़ें, आपको पता चले कि 4C है क्या, वो सुपर टैक्स के ऊपर है कि सुपर टैक्स किन के ऊपर लगता है। अब इसने प्रॉपर ये देखो छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। कौन से बनाए हैं, ये हमारे ऊपर से 4C लगा है, जो कि बैड इन लॉ है एंड फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है, ये आपको पहले बताया, पहला ग्राउंड उसने अगेन वही छापा हुआ, ठीक है। आगे, that the DCIR has created a super tax demand of this amount by erroneously considering gross addending commission, ठीक है फला, तथा ग्रॉस अडेंडिंग कमीशन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसने उसको इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। इस तरह से इसने एक्सप्लेन किया कौन सा, 1300 मिलियन का कंसिडरिंग नहीं टैक्स डिमांड तो 144 मिलियन है, अच्छा टैक्स डिमांड कितनी है, 144 मिलियन, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जब 144 मिलियन है तो बाकी ये बता रहा है कि इसके अंदर ये फला फला इनकम भी इसने शामिल की है, जब उसने सुपर टैक्स फॉलो किया तो वो इनकम शामिल है नहीं होनी चाहिए। 1318 मिलियन इनकम उसकी कंसिडर की 1318 ये है, अच्छा। हाँ नहीं, इसमें सर टैक्स की अमाउंट ये है, टैक्स की अमाउंट ये है, ये अडेंटिंग कमीशन उसने अकाउंट किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली सुपर टैक्स आपकी इनकम के ऊपर कंप्यूट किया आता है ना, तो हाँ उसके ऊपर टैक्स लगा दिया सर उसके ऊपर 4C के ऊपर ना, वो हर बंदे के ऊपर नहीं लगता, पहली बात, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेशन है बिग जी जी, बिग कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन ये आप कह लीजिए जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स है ना, उनके ऊपर लगना है, ठीक है। अच्छा, उसकी अगर मैं बात करूं तो हर बंदा नहीं है, उसकी इनकम को उसने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया था एग्जैक्टली, अगर मैं देख लूं तो एक 4B का सुपर टैक्स है, एक 4C का है, आपको पता है ना, दोनों का फर्क है, नहीं पता। 4B बैंकों के ऊपर है, 4C हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर है, ठीक है।
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पे इम्पोज किया आता है और रेट कहाँ पे मेंशन है आपके फर्स्ट शेड्यूल की आगे, और डिवीजन उसमें कौन सी लिखी है, 2B और द पार्ट 1 और द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी इनकम को उसने शामिल करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर शामिल है नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल गेन, डिविडेंड, ब्रोकरेज कमीशन, क्या यहाँ पे एडेंडिंग कमीशन लिखा हुआ है? एंड कमीशन लिखा हुआ एंड कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन एडेंडिंग कमीशन तो एंड कमीशन पे अगर अच्छे चले जाए, अरे चले जाए, अच्छा, हाँ जी। अभी ये बेसिकली ये बेस्ट जब करेंगे ना, कहेंगे ये तो हमारा कमीशन नॉर्मल कमीशन ही एडेंडिंग कमीशन है, ठीक है। अब फिर कमीशन और नॉन एडेंडिंग कमीशन में फर्क एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, या वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर सारी इसमें इनकम एक्सप्लेन कर दी। फिर उसने यहाँ पे जब आप जाएंगे, इसके ऊपर एडवांस टैक्स भी आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका, अच्छा याद रखिएगा, वहां पे उसने आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसने आपकी इनकम के अकॉर्डिंग स्लैब बना दी है कि आपकी किस इनकम के ऊपर कितना है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखें, जैसे आपको कहता है ना सैलरी के ऊपर कितना टैक्स है, ठीक है, तो हम कहते हैं यार शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जी इनकम पे स्लैब है जी जी जी, बिजनेस इनकम पे भी है, बिजनेस इनकम पे ऊपर भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होंगे ना, उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। 242, एक मिनट। अच्छा, ये तो बैंक वाला आ गया सर, ये देखें, कितनी इनकम है, 150 मिलियन, ठीक है। टैक्स या 2022 के लिए इतना, 23 के लिए इतना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0% कितने पे, 150 मिलियन पे। जब 150 मिलियन से क्रॉस किया तो फिर कितना है जी, 250 मिलियन जो है, 200 और 150 के दरम्यान कितना है, 1%, ठीक है। अच्छा, जब उससे ऊपर गया तो फिर कितना है, 2%। जी एओपीज के, एओपीज को देख लें, मेरे ख्याल है एओपीज के ऊपर भी है, दोबारा से सुपर टैक्स 4B 4C, एक मिनट जी, स्कोप और टैक्स 4C। अच्छा जी, सुपर शैल बी इम्पोज्ड फॉर द टैक्स फलां फलां फलां, ठीक है। अच्छा, ये इनकम आ गई, ठीक है। अब स्कोप की बात करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी, उसके ऊपर भी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पता है मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनकम के ऊपर है, ठीक है। और इनकम कॉर्पोरेट की इनकम की नहीं, ठीक है, किसी बंदे की इनकम, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल भी शामिल है। नॉर्मली सर एक सवाल है थोड़ा जी 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 जी, मैं समझ गया हूँ, ठीक। नॉर्मली मिनिमम टर्नओवर पे क्या काउंट करते हैं कितनी इनकम तो जरूरी है? एक टर्नओवर है, हाँ ठीक है। उस पे साल के टर्नओवर पे ईओपी हो तो उसको कितनी परसेंट वो चार्ज समझता है कि यार इतनी इनकम जरूर होती है? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है कि इतनी इनकम, फर्ज करें कि मैंने बनाई है, मैंने और अपना नजमुल हसन साहब ने, हाँ, हमारा हो सकता है पूरा साल काम ही ना चले, हो सकता है इनकी करोड़ों की बिजनेस होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो हमें वो कहे कि इतनी होती है तो फिर मुझे और इन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपकी कोई वो क्राइटेरिया सेट किया हो, ठीक है। वो आपके अकाउंट्स के ऊपर आपके पास ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है। अच्छा सर, ये राउंड ऑफ अपील आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये इसका पॉइंट यही होगा कि फलां इनकम इन्होंने काउंट की, मेरी वो इनकम नहीं, ठीक है। अब हमने खैर वो देखना था कि हमारे ऊपर ग्राउंड ऑफ अपील को हमने बेसिकली समझना है, फिर डॉक्यूमेंट्स को देखना कि ये ग्राउंड बने हुए हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी लगा हुआ है, ये प्लान सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला भी देख लेते हैं सर, और क्या क्या इन्होंने लगाए हैं। अच्छा, ये इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ हुआ है, तो ये 15 पेज का ऑर्डर, बाद इसको सारे फॉर्म्स को ना सबको एडिट करना पड़ेगा तुम्हें, उसके ऊपर भले चेपी लगाना चाहे जो मर्जी लगाना। सर वो अगर 20 पेजेस है तो वो तो 20 पेजेस को तो एडिट करना कर देगा, नहीं नहीं, वो तो करते जाएंगे, लेकिन वो 15 पेजेस को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं हो जाएगा, मतलब वन बाय वन करना, वरना 20 पेज है, वन गो में कर देगा। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, ये अपील सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट पहले मैंने आपको नहीं दिखाया, ये मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये देखिए, this is to certify in the case of Flan company the order passed under section 4C of the income tax ordinance has been communicated to us। ये sort of ये क्या कर रहे हैं, ये बयान हल्फी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस दिन हमें मिला, ये देख लो, 5 मार्च को, यहाँ से आगे 30 दिन के अंदर अंदर अपील होनी है,
अपील ही वैसे कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा बहुत का तो सर नोटिस मिलता ही टाइम की बात है, जो लिखा होता है ना जी जी, केस में जवाब दें, नोटिस उसके बाद मिल रहा होता है। बस उसके बाद मिलता है तो हम उसको फिर कंडोन करवा लेते होते हैं ना, क्या करवाते हैं, कंडोन करवा लेते। ये इनका सीपीआर आ गया, ठीक है, ये भी इन्होंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई, ठीक है। एक चीज इनकी अभी मिसिंग है यहाँ पे, शायद आपने वो इन्होंने कहा था लेकिन मिसिंग है, कौन सी, ये देखो पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई। अब इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी अपने तरीके की, ठीक है। ये कौन पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव दे रहा है, ठीक है, जो ऑथोराइज है। जी सॉरी, लॉ में डिफाइंड नहीं है, हम 20 के स्टार पे, दोस्तों पे भी नहीं, रूल्स के अंदर डिफाइन पावर ऑफ अटॉर्नी की बात है, अमाउंट की बात नहीं है, कितनी अमाउंट की पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। जुडिशियल पेपर तो नहीं देना ना सर, पावर ऑफ अटॉर्नी। नहीं मैंने कहा था जी, नहीं नहीं, ये बाकी स्टैम्प पेपर कहा बताएंगे, जुडिशियल नॉन जुडिशियल, ये कौन सा है, ये जुडिशियल वाला है, यही देना होता है। नॉन जुडिशियल कौन सा होता है, अच्छा वो नहीं, वो नहीं, ये वाला। अच्छा वैसे कमिश्नर अपील लेवल पे वो भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा उसको नॉन जुडिशियल कहते हैं, ओके। चलें जी, ये स्टैम्प पेपर की दो कैटेगरीज होती हैं, आपको पता होगा, जुडिशियल नॉन जुडिशियल। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप चाहते हैं कि एफबीआई कमिश्नर अपील आपको तंग ना करे, सामने वो कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये वाला स्टैम्प पेपर लगाएं। अच्छा भले नाम और लोग के भी लिखे हुए हैं, लेकिन अब केस में अपीयर कौन लोग हो सकते हैं, जिनके साइन हुए हुए हैं। समटाइम मुझे याद है कि एक दफा मेरा भी ऐसे नाम लिखा लेकिन साइन नहीं हुए हुए थे, ठीक है। फिर जब बाद में उधर गया, जब अपील पे उन्होंने कहा दिया आपने जाना है, तो फिर यहाँ पे नाम लिखा हो तो मैं गया, तो मैंने अपने साइन कर दिया और फिर उसमें मैं भी एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो अभी फॉर टाइम बिंग ये लोग एलिजिबल, वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन समटाइम ये होता है कि अगर नाम भी मेरा साइन हुआ तो मैं उधर जाकर उनको कहूंगा भाई साइन कर, साइन किया है, वो भी एलिजिबल हो। नहीं वो सामने ये होता है कि कंपनियों के अंदर वो केसेस ज़्यादा लगे होते हैं, ये बड़ी जो फर्म्स होती हैं, तो फिर अपने ये 3 3 6 8 11 लोगों को इन्होंने ऑथोराइज किया हुआ है। कोई जिस टाइम एक बंदा अवेलेबल ना हुआ दूसरा अवेलेबल हो, ठीक है। और आपके पास केसेस ये आप अकेले हैं, और इंडिविजुअल भी हो सकता अजी जी हाँ, ये बिल्कुल ये, बाकी यहाँ पे इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी, बिल्कुल ऐसे होता है कि सब कुछ वो उन्होंने लिखा होता है कि इंडिविजुअली जाएं या इकट्ठे जाएं, ठीक है ना, समझ रहे बात को। अलग अलग, एक दफा एक पेश हुआ, दूसरा पेश हुआ, कोई मसला नहीं, सर को गलत कर गया या स्टेटमेंट गलत दिया, नहीं वो नॉर्मली एक जो मेन अपील होती है असल उसका ही होता है, मेन अपील के अलावा मसला नहीं होता, ठीक है ना। समटाइम आपकी अपील लगने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक ही ऑफिस या एक ही टीम है ना, उसके लीड कर रहे हैं बाकी एसोसिएट्स के साथ, तो पता तो होता होगा सब कुछ। जी जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और समटाइम ये होता है, मुझे याद है कि मतलब यहाँ से हमारी अपील एक पेशावर लगी प्रेस्को की, ठीक है, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अपील तैयार मैंने की, तो उधर वो फोन किया मैनेजर को, उसको बताया कि यार ये मेरे पॉइंट्स हैं, तुमने इन पॉइंट्स पे बस बोलना है, ठीक है, फलां फलां पॉइंट्स को पहली बार बोलना ना, अगर बोलेगा तो वो अगर ये पॉइंट रेज करे तो उसके ऊपर ये आंसर दे देना, सिंपल। समटाइम ये भी होता है कि वो कहता है यार मैं तो एक दफा मुझे उन्होंने उधर से केस रेफर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल में, अब मुझे उस केस की तैयारी नहीं थी, मैं गया हूँ तो मैंने कहा भाई जैसा तैयारी मतलब मैंने नहीं की, मुझे टाइम चाहिए, मैंने कहा बजाय कि मैं गलत आर्गू कर रहा हूँ, ठीक है टाइम ले लो, समझ रहे बात को। अच्छा जी, वीडियो तो सर ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपील अगर आप बना सकते हैं तो आप जरूर बनाएं। असल आपके पैसे, अगर हम बीइंग बात करें कि हमने कंसल्टेंसी करनी है, तो पैसे आपके अपील्स के अंदर हैं, आपके स्टेज के अंदर हैं, ठीक है। रिटर्न फाइल करना ये तो हर दूसरा बंदा मार्केट में रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है। असूली तौर पे याद रखिएगा, एक अच्छा जो रिटर्न फाइल करने वाला बंदा वो ही एक अच्छा लिटिगेंट हो सकता है, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न के अंदर बाय लॉ फिगर्स होनी चाहिए, और रिटर्न आप पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि कल इसका जवाब मांगा जाए तो मैं जस्टिफाई कर सकूँ, हाँ जी। तो अब मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, अगर उनकी इनकम और एक्सपेंसेस को उनकी मर्जी से मैं शो कर देता, तो फिर कल को मैंने अभी यही तैयारी की, मैंने कहा नोटिस आ गया, जो मैंने जिस साल की रिटर्न फाइल की है, मैंने उनको अभी बता दिया कि इतने को आप विदोड़ने के लिए तैयार रहना, ठीक है, और इतना को इनकम टैक्स के लिए तैयार रहना। उन्होंने कहा इनकम टैक्स अभी हमने पे कर दिया, मैंने कहा जब विदोड़ी नहीं करोगे, फर्ज करो और आपके एक्सपेंसिव डिसअलाउ करते हैं, तो मैक्सिमम आपका कितना टैक्स और प्रॉफिट आ सकता ऐड बैक करेगा, है। हाँ जी 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 डिसअलाउ कर देगा, एग्जैक्टली करेगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब थोड़ी सी और चीज डिस्कस कर लें, ठीक है, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्लास के बाद। अच्छा सर, हमने पहले डिस्कस किया होगा कि जब भी आपका टैक्स कटता है ना, तो हमने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना होता है। गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाने के लिए आप लोग जानते हैं कि विद होल्डिंग का जो कंसेप्ट है ना, कि आप वो टैक्स जो आप काटते हो वो आपका नहीं होता। इंटरेस्टिंगली, मैंने बड़े से लोगों को ये कहते हुए सुना है, अभी फिजिकल क्लास ऑनलाइन क्लास में बंदा कहता है सर वो मैं काटता हूँ तो वही तो मेरा प्रॉफिट होता है। मैंने कहा क्यों? कहता सर वो मुझे तो वैसे मेरा प्रॉफिट मेरी कंपनी का थोड़ा है, जो टैक्स काटता हूँ वही तो मैंने रखना होता है। मैंने कहा भाई वो गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं, तो याद रखिएगा। और एक इधर का ही बंदा है, इधर साथ वाले प्लाजे में जानने वाला है मेरा, वो कहता सर सेल टैक्स तो गवर्नमेंट का होता है, जो मैं लेता हूँ वही तो मैं 18% मैं भी चाहता हूँ। अच्छा, वो गवर्नमेंट को सप्लाई देता है, गवर्नमेंट जो वन बाई फिफ्थ काट लेती है ना, वो प्रॉपर उनको इनवाइस कहता है। अच्छा मैंने कहा अभी तक उन्होंने पूछा नहीं, कहता वो कौन से मेरे से रिटर्न मांगते हैं। कहता मैंने अगर फर्ज करें 200 का सेल टैक्स लगाया हुआ है, वो उनसे सेल टैक्स वो रिटर्न नहीं मांगते। कहता मैं अगर 2 लाख के सेल टैक्स में से अगर 20,000 काट भी लेते हैं, कहता मुझे टेंशन नहीं होती, बाकी जो 1,80,000 है वो मुझे मिल जाता है, मैं खा लेता हूँ। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, अपने बात से नहीं कह रहा हूँ। वो नहीं, उसको मैंने बताया, लेकिन वो कहता है सर मैंने उसको बताया है तरीके बताया, लेकिन वो कहता है और सर छोड़े, कहता है वो असल पता है क्या अच्छा होता है, जब मैं इनको प्राइवेट बंदे को रिटर्न दे रहा हूँ ना, वो सॉरी इनके साथ सेल परचेज कर रहा हूँ, तो कहते हैं मुझे तो इनपुट नहीं शो हो रहा भाईजान, कब जमा करवाओगे? गवर्नमेंट का किसी ने देखना नहीं है, ठीक है, लेकिन कल को फंसेगा पता है कब? जब उसको नोटिस आएगा कि 1/5 गवर्नमेंट काट रही है, तो हाँ 4/5 कहाँ गया है, वो आपने जमा करवाया है, वो तब फंसेगा। सर अभी तो एक नया नोट अपनी गवर्नमेंट ने एहसास जारी किया है। तो 350। हाँ जी, उसमें तो बड़ा मुश्किल हो गई है अभी, नया है कि हर बंदा जो अपनी वो करेगा 5 टाइम्स बैलेंस शीट से ज्यादा आप वो नहीं कर सकते, सालाना बायोमेट्रिक होगी, वही ना। होगी, और आपकी इनवाइस जो है वो मतलब वहाँ क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा बंदा। हाँ अपलोड करनी होगी बिल्कुल। वो बेसिकली टैक्स फ्रॉड बड़े हो रहे थे ना सेल टैक्स में, तो उस चीज को कवर कर रहे हैं, ठीक। फिर भी लोग रास्ते निकाल रहे हैं। तो खुद आ गया, आ गया। अच्छा कि जी आप लोग जो है ना वो करें, मशीनें लगाएं, बायोमेट्रिक वाली मशीनें लगाएं, अच्छा मशीन लगाएं, इनवाइस जनरेट होगी, डिजिटल इनवाइस बनेगी, अच्छा। और जिससे आप परचेज करते हैं उसकी भी डिजिटल इनवाइस होगी। हाँ वो आ गया है, वो स्वैपिंग रूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्यों? हाँ वो ऐसा हो कुछ बताएंगे कि आप मशीनें कहाँ से लेनी है। वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली डिटेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सर अच्छा है ना, हमारा फायदा हो रहा है बीइंग टैक्स कंसल्टेंट। हाँ अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी, सारी चीजें रिकॉर्डेड होगी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, डिडक्शन भी हो जाएगी, सब सब कुछ हो जाएगा। का वो होगा, सब चलता सब ऐसे ही है। ऐसे छोड़ जाओगे हाथ जब खत्म हो जाएंगे, जी जी। सीधा सीधा सब चलता लेकिन याद रखिएगा वो फिर जितना वो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, उतना वो बेहतर भी हो जाएगा प्रोसीजर और चीजें। अच्छा जी, टैक्स काटने के बाद अभी अच्छा हुआ है, जैसे किलर वगैरह तमाम उनका रजिस्टर कराया। ताजर दो स्कीम, ताजर दो स्कीम, ताजर दो स्कीम सर ये उसके जो लिए ताजर दोस्त स्कीम है, जी। इसके हवाले से एफबीआर पे इन्होंने कुछ अपडेट किया होगा अपना, जहां से सर रजिस्ट्रेशन करेंगे? सर आपकी क्लास से पहले मैंने यही बताया कि fbr.gov.pk यहाँ पे जाएं, या मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ, बाकी शेयर ही है। यहाँ पे जाएं सर, यहाँ पे ना ये सर्च के ऊपर ना ताजर दोस्त लिखें, ठीक है, ताजर दोस्त, ये देखें खुद ब खुद आ गया, ठीक है, क्लिक करें। इसमें से ये एक SRO आया हुआ है, ये टॉप पे पड़ा हुआ है, ये टॉप पे, ठीक है, क्लिक कर दो। ये सर टॉप पे आपका आ रहा होगा, ये देखो ताजर दोस्त, ठीक है, इसको क्लिक करो, ये लेटेस्ट आया है, ये कल की बात है, इसको निकाल का आया है 30 मार्च का। प्रॉपर इसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, ये 5-6 सिटीज के ऊपर लग रहा है, ये देख लो भैया, बस थोड़ा सा पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो। नहीं सर, ये चेक कर लिया है। मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूँ, जहां पर अब देखें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ना ये रजिस्टर्ड होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा ऑप्शन इन लोगों ने दे दिया है इन लोगों को कि ये कहाँ पर रजिस्टर होंगे, या अपने आयरस के पोर्टल के अंदर ही कुछ बटन वगैरह शो होगा, या जो भी टैब पता वगैरह? नहीं भाईजान, ये दो चीजें थी, इसके लिए शायद आपने देखा कि नहीं देखा, इसके लिए मैंने वो उनको कहा कि पेज के ऊपर भी लगवाया था। एक तो ये चीज है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पे डिफाइन किया था उसने, आपने शायद नहीं पढ़ा, इसको प्रॉपर पढ़ा नहीं है। 1 मिनट, ये नजर आ रहा है कि 181 का फॉर्म जो हम नॉर्मल यस फॉर्म सर। पर,
तो ये 181 के जरिए होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी पानी इसने यहाँ पे लिखा। दूसरा ये भी है कि जो आपका वो ऐप नहीं है अपना आसान ऐप, ठीक है ना, जी जी। उसके अंदर भी ऑप्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, दोनों तरह से रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि फॉर्म नया बना दिया है, फॉर्म पुराना ही है, रजिस्टर्ड नॉर्मल की तरह करेंगे, ठीक है। मैंडेटरी हो गया ये वो करेंगे दावे क्या चीज है मैंडेटरी जो रजिस्ट्रेशन करनी है सर ये देखें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा। हाँ जी कैप्टन, हाँ जी, एवरी ट्रेडर एंड शॉपकीपर, ठीक है। क्या मैं पकौड़े बेचता हूँ वो बस जो भी है, हाँ हाँ मैन्युफैक्चरर है सर। यहाँ पे उसने ना ये डिफरेंट कैसे ये अच्छा एक और चीज बता दो, एक और चीज बता दो। अभी इसके ऊपर अभी फर्दर एक एसआरओ और भी अवेटेड है टैक्स की कंपटीशन के बारे में। वैसे उसने बताया कि 1200 अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की बनती नहीं है, अगर बनती नहीं है ये 1200 पूरे साल का, लेकिन इसकी पेमेंट उसने मंथली लिखी हुई है, ऐसा इसको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर लमसम करेंगे तो 25% का डिस्काउंट भी है इसी एसआरओ के अंदर लिखा हुआ है। और अभी उसने कहा कि टैक्स की कंपटीशन कैसे करनी है कि एक फर्दर मैं स्पेसिफाई करूंगा, वो रूल्स के जरिए करे या किसी सर्कुलर के जरिए करे, अभी उसने किया नहीं है, अभी स्टिल वो अवेटेड है, इसकी कंटिन्यूशन में एक और आना है। आपके सर आप कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। द मिनिमम टैक्स शैल बी इम्पैक्ट फ्रॉम द बिजनेस इनकम कवर्ड अंडर द स्पेशल प्रोसीजर। एक मिनट, अच्छा हाँ ये देखें, द अमाउंट ऑफ मंथली एडवांस टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, ठीक। अभी हाँ अभी हाँ जी एग्जैक्टली तो अभी इसके अंदर वो बस ये अभी आधा अधूरा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बस सब्र करें, नहीं नहीं वो टैक्स की वो जो पेमेंट होगी अगले साल से होगी, रजिस्ट्रेशन अभी वो कह रहे हैं, ठीक है। हाँ ये देख लें कि यहाँ पे एक मिनट, ये देखें पेमेंट ऑफ टैक्स जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगी 2024 से, टैक्स 2025, ठीक है। अच्छा सर अब हमारा जो है ना पेमेंट जब भी हम विड्रॉल करते हैं ना, अब फर्ज करें हम सिनेरियो डिफरेंट बनाते हैं, फर्ज करें कि हम किसी पेमेंट किसी वेंडर की पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं जिससे गुड्स ली हो, ठीक है, या जिससे सर्विसेज ली हो, या हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी विदड्रॉल कर सकते हैं, टैक्स विदड्रॉल कर सकते हैं सैलरी में से, या फिर हम बीइंग कंपनी किसी डिविडेंड पे करते हैं उसकी विदड्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है तो उसको पेमेंट करते हुए टैक्स विदहोल्ड करते हैं, डिफरेंट किस्म की विदहोल्डिंग है, ठीक है। जाना आपने यहाँ पे है ई पेमेंट के ऊपर, आपने इनकम टैक्स के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सर यहाँ पे टैक्स ईयर आपने मेंशन करना है, जिस टैक्स ईयर की आपकी विदहोल्डिंग पर्टेन करती है। अभी हम टैक्स ईयर 2024 में खड़े हैं, फर्ज करें GPSID। अच्छा एक और चीज बता दूं कि एक है PSID का जनरेट करना, PSID के जरिए आपकी पेमेंट होती है, क्या होती है, पेमेंट होती है। PSID ये जनरेट करनी पहले मोस्ट लाइकली आपको आती होगी, वरना हम इसको मजीद डिस्कस कर लें। यहाँ पे आप अपना NTN मेंशन करेंगे, जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो अपना NTN मेंशन करेगा। फर्ज करें जो भी बंदे का नाम मैंने फर्जी तौर पर लिख दिया, जो NTN मेरे पास लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस उसकी पेमेंट हम करने लगे हैं, कौन सा टैक्स है, क्या वो विदहोल्डिंग है, ठीक है। विदहोल्डिंग फिर एडजस्टेबल भी हो सकती है, मिनिमम या फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा ये दो तरह की आपकी विदहोल्डिंग्स हो सकती है, ठीक है। आप सेक्शन 153 को पढ़ेंगे तो मिनिमम होगा या एडजस्टेबल होगा, कुछ लोगों के लिए मिनिमम है, कुछ के लिए क्या है, एडजस्टेबल है, सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। आपके सर में उससे भी नहीं देखना चाहता, ठीक है, तो फिर टैक्स कार्ड कोई खोल लें, क्या करें, फर्ज करें कि एक टैक्स कार्ड मैं आपके लिए खोल देता हूँ आपके सामने। फर्ज करें मैं आपके सामने टैक्स कार्ड खोलता हूँ और 153 की बात कर लूँ, 153(1)(a जो गुड्स का है। अब देखें कि भैया कुछ लोगों के लिए एडवांस टैक्स ये होता है और कुछ के लिए मिनिमम टैक्स होता है। एडवांस टैक्स के लिए लिस्टेड कंपनी के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, बाकियों के लिए क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड वाले थोड़ी सी मेहनत करते हैं और पढ़ पढ़ा के, हाँ नहीं रूल से नहीं निकाला है, तो किसी कंपनी ने बनाया हुआ, ठीक है, किसी वकील ने बनाया हुआ, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये किस कौन सा टैक्स मिनिमम है ये उसके निस्ब के साथ लिखा हुआ है और कौन सा एडजस्टेबल है, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये है भी लेटेस्ट 24 का ही है, ठीक है। एक ही पेज पे ओके जी जी नहीं, ये सर आपके फर्स्ट शेड्यूल की समरी है यहाँ पे सब, ये फर्स्ट शेड्यूल को एक ही पेज पे उसने लगा दिया, ठीक है। फिर उसने उस सेक्शन का बस उठा के मिनिमम है क्या वो यहाँ पे लिख दिया, ये आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है चीजों पे, आप खुद बना लें, ठीक है।
मैं दे दूं। अच्छा, समटाइम इसके ऊपर लाइंस नहीं रखना, इसको इससे पढ़ के सेक्शन को लाजमी पढ़ लेना। हमारे पास चेंज आई हाँ, चेंज भी होती है समटाइम, बनाने में सोचता है कभी गलती भी हो सकती है, ऐसे भी पॉइंट होते हैं। ठीक है, समटाइम ये होता है कि हमें सप्लीमेंट्री करना है। लाइक सेज आपने परचेज किया किसी शॉप से, हम्म, उसका रखी कर 5.5, ठीक है। दैट विल बी एडवांस इनकम ये सर अगर वो देखते हैं कि जो वो कंपनी है जिस कंपनी का आपने विद होल्ड किया, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, एक मिनट जी, मुझे पता है, मैं यहाँ से आपको दिखा जी, मैं चेक। सर क्या वो लिस्टेड कंपनी है? नहीं। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है? तो फिर उसका वो कौन सा टैक्स है जी? नहीं नहीं, वो मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये टाइप्स की बात करूँ तो 5.5 अगर फाइलर है, नॉन फाइलर तो 11 है। क्लियर है? अच्छा, ये सर इसको मैं शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। अब सर इसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स काट लिया किसी बंदे का, अब आपने जमा करवाना। अब मैं यहाँ देख लिया कि वो मिनिमम है या फिर क्या है, एडजस्टेबल है या फिर एडवांस है। ठीक है, यहाँ से देखने के बाद आपने यहाँ पे जाकर उसको चेक करना है, यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, एडजस्टेबल भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है। जो आपकी दोनों एक ही समझे चीज, सॉर्ट ऑफ। एडजस्टेबल होता है नॉर्मली, ये एडजस्टेबल जो है ना, ये विद होल्डिंग की आगे कैटेगरी है। जब किसी बंदे की इनकम्स के ऊपर विद होल्डिंग होती है ना, तो वो क्या होती है, एडजस्टेबल। जो एडवांस होता है ना, ये वो एक्सपेंसिव वाले हैं, जैसे जैज वाला काट रहे थे, कलेक्शन ऑफ टैक्स जो होती है ना, वो एडवांस में जाती है, वो एडजस्टेबल में नहीं आती। तो 5.5 आपने किसी का सप्लायर पे काटना है तो एडजस्टेबल पे काटना जी, एडजस्टेबल में, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएवर जो भी सिनेरियो हो, आप उसको लिखने के बाद, ठीक है, आपने लिखा, आपके चलान थोड़ा सा और उसने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, इसमें वो कहता है मंथ मुझे बताओ, क्या करो, मंथ बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मंथ मेंशन कर दिया। ठीक है, फर्ज करें अब हम कहते हैं मार्च है। ठीक है, अब यहाँ फिर आया था अटैच फाइल करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेंड करना चाह रहा हूँ विदाउट माई टॉपिक को। अटैच फाइल के ऊपर किया ना, मेरे पास फाइल मुझे पहले बनानी होगी, मेरे पास फाइल नहीं है अभी। ठीक है, फाइल कैसे? अच्छा, फाइल में आपको बताया टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आ गया नीचे। ठीक है, क्या आ गया जी? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, दोबारा चलेगा, बैक। अच्छा सर, हमने उसका मंथ सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट करने के बाद अटैच फाइल के ऊपर गया। ठीक है, ऊपर वाली चीजें पहले भी दिखाई हुई हैं आपको। अटैच फाइल के, अच्छा, टेक्स्ट शेयर ऑप्शन हटा दो। सर आपने फाइल ओपन कर ली तो दिखा दी। कौन सी? हाँ हाँ, अभी करूंगा, अभी करूंगा। अटैच फाइल किया, ठीक है सर। अटैच फाइल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अटैच जब फाइल करते हैं तो ये नई स्क्रीन पे लेके जाता है। यहाँ से मैंने खुद पहले फाइल डाउनलोड कर लेनी। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करके रख ली। ठीक है, जब आपने फाइल डाउनलोड की, सर ये फाइल है आपके सामने, ये देख लीजिए। हम फर्ज करें हम किसी भी, ये एम्प्लॉयज की भी होल्डिंग की है, किसी बंदे की है, हमसे केसेस बना लेते हैं। फर्ज करें कि पेमेंट सेक्शन, हम अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हम जाना है हमने पेमेंट सेक्शन के ऊपर, ये साथ ये नीचे लगा हुआ है, ये नीचे। ठीक, यहाँ पे जाके पहले तो हम सैलरी वाले क्लिक करते हैं 149 की। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एफ करके मैं सैलरी लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एफ करके ये सैलरी के ऊपर मुझे ले आया। ये 3 सेक्शन आपकी सैलरी के रेलिवेंट है, ये 3 जो लाइनें हैं ये सैलरी के मुतालिक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर, सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एम्प्लॉई है, अदर एम्प्लॉय, इसके लिए सर अदर एम्प्लॉय की बात करूं, 3 किस्म के एम्प्लॉय हैं। ये सेक्शन कौन सा है, 149(3). यहाँ से मैंने कॉपी करना है, दूसरी फाइल पे जाके यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में उसका सेक्शन कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद सर आप आए, उस बंदे का एनटीएन नहीं, उसका सीएनएसएन नंबर लिखो। ठीक है, फर्ज करें कोई सा भी है, लिख दिया। उसमें उस बंदे का नाम लिखो। ठीक है, फर्ज करें मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक, नाम लिख दिया सर। उसके बाद वो इंडिविजुअल है, अगर आपके ऐसे इंडिविजुअल के अलावा क्या हो सकता है, ये देख लीजिए। बिजनेस इंडिविजुअल है, एओपी इंडिविजुअल से बाद सैलरी वाला, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। बिजनेस इंडिविजुअल है, एओपी है, अदर इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड फॉर्म में कंपनी है, विद होल्डिंग एजेंट है। ठीक है,
तो मैंने कहा जी वो इंडिविजुअल है, ठीक है। और वो टैक्स पेयर का बिजनेस, और कोई नाम है ठीक है, नहीं है तो इंडिविजुअल है तो उसका कहाँ बिजनेस आ गया, ठीक है। आप कहते हैं फर्क करें सर बिजनेसमैन है, चलो अगली एंट्री वो कर लें। अच्छा टैक्स अमाउंट कितनी इसको आप पेमेंट कर रहे हो, फर्स्ट करें मैंने कहा जी मैं इसको कर रहा हूँ 70,000 की। टैक्स इसका कितना बन रहा है, टैक्स सर इसका 1200 का बार लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर आगे गए, अब हम पेमेंट कर रहे हैं किसी वेंडर को, किसको, वेंडर को, ठीक है। मैं दोबारा उसी शीट पे आके कंट्रोल F करके मैं सर्च करता हूँ। आप फर्ज करें कि मैंने 153 की पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 153 में आता हूँ, ठीक है। 153 के अंदर अब ये देखिए ए का A2 A3 ये देखा ना, फाइनल फाइनल ये अभी फाइनल लेके चल रहा है, ठीक है। इतनी इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा कौन सा पॉइंट रेलिवेंट है मुझे वो ढूंढना है। कल तो याद रख लें कि 153 के अगर ब्रैकेट में 1 है तो 1 का नहीं, अगर देखें अगर C है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, B है तो गुड्स होगी, A है तो गुड्स होगी, B है तो सर्विसेज होंगी। अगर सर कैसे उस पॉइंट्स में से सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 153 1A आ रहा है तो ये क्या है, गुड्स है। गुड्स की इसने कितनी कैटेगरी, ये 4 पॉइंट गुड्स को डील करते हैं, ये वाले 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट गुड्स के हैं। आपके सर कैसे आपको पता चला, ये आगे ये ए लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये ए लिखा हुआ, ठीक है सर। यहाँ पे सर गया, क्या ये 1% वाले हैं, 1.5% वाले गुड्स हैं, 4% वाली गुड्स हैं, या 4.5 वाली गुड्स हैं। अच्छा रेट इसका इसने भी पुराना डाला हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि हमने लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। अच्छा नहीं ये इनके पास भी टाइम नहीं, ये भी एडिट नहीं कर पाते, ठीक है। हमने यहाँ सिर्फ कोड उठाना है, हमने सिर्फ यहाँ से कोड उठाना है, रेट हमें नहीं उठाना। रेट आप समझिए कि उसके अकॉर्डिंग देख लो, फर्क करेंगे, ये लास्ट वाला है 1% बढ़ गया था, ठीक है। अच्छा जो 5.5% कोड बता है या इसके लिए वैलिड है? नहीं ये यही वैलिड है, यही पे बस उसको चेंज करना हो नहीं किया उन्होंने, ठीक है, चेंज नहीं किया। व्हाट्सएवर जो भी चीज है, अब यहाँ से कोड उठाएं, ठीक है, और क्या करें, फर्ज करें यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे आके उसका एनटीएन मेंशन करें, ठीक है। सीएनए चाहिए तो सीएनए मेंशन करें, नाम मेंशन करें टेक्स्ट पेज का, ठीक है। उसका हो सकता है बिजनेस नेम और जो उसका नॉर्मल नेम है वो सेम ही ठीक है, हो सकता है। उसकी सिटी मेंशन करें, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद भी लिख सकते हो, कंप्लीट भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये फर्स्ट रो में पेमेंट सेक्शन, ठीक। सर ये आपने फाइल बनानी है, सिंपल कुछ भी नहीं, फाइल आपने बना लेनी, ठीक है। फाइल बनाने के बाद आपने इसकी पेमेंट करनी, ये आपकी पूरे रूल 43 के अकॉर्डिंग हमने कहा इसकी पेमेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, आपने चूज फाइल करके उस फाइल को अपलोड कर दिया। अच्छा एक गलती भी आपको दिखाता हूँ, ये गलती खुद बताएगा। इंपोर्ट किया, ये देखिए कि गलती बताएगा, कहते हैं देयर एग्जिस्ट एन इनएक्टिव टैक्स पेयर एनटीएन इन योर फाइल 1 एट रिकॉर्ड नंबर दिस, ठीक है। कहते हैं वजन इस बंदे का इनएक्टिव है, ठीक है। हालांकि मेरा ख्याल है कि इसने, लेट मी चेक, जी इसने फर्ज कर लिया कि ये इनएक्टिव है, ठीक है। हालांकि इंटरेस्टिंगली मैं इसको चेक इसलिए करना चाह रहा हूँ। अच्छा फाइल मैंने पुरानी लगा ली है, अच्छा हाँ 1 2 3 इसलिए वो कह रहा है कि ये इनएक्टिव है। अच्छा इनएक्टिव क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने अमाउंट लिखी होगी कहीं मैंने एक्टिव है ना डाली हो, ठीक है। वो मुझे खुद ही पहले ये नहीं बताता था एक्टिव है इनएक्टिव है, ये इंटरेस्टिंग आप इन्होंने फिर हाँ, तो अब इसने उसमें बता दिया, ठीक है। अच्छा फर्ज करें मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ, फर्ज करें इसके अंदर हमको जानबूझ के कोई जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है वो नहीं डालते तो फिर क्या होगा। एक्टिव इनएक्टिव अब वो उन्होंने सिस्टम से अटैच कर दिया जी एक्टिव लिस्ट जो होती है, एक्टिव लिस्ट होनी एटीएम जो है, एटीएम से हाँ अभी अटैच इसने कर दिया, ये आपके सामने ही कह रहा है। सबा जो सैली वाला होता है वो शाबाश आप सही कह रही हैं, अलग बनाएंगे, गुड्स का अलग बनाएंगे, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि कोड किस तरह से उठा के आपने लिखना है। आप सही कह रही हैं, गुड्स का अलग बनेगा, आपकी सर्विसेज वगैरह का, सॉरी सैलरी का अलग बनेगा, गुड्स सर्विसेज का अलग बनेगा। अच्छा फर्ज करें यहाँ पे एक चीज है, मैं चला जाना कि यहाँ से एक चीज डिलीट करता हूँ, एड्रेस, एड्रेस के बगैर वैसे उठा लेता होता है, मैं जानबूझ के सिटी भी डिलीट कर देता हूँ जानबूझ के, ठीक है, कि उसके बगैर मुझे क्या एरर देते हैं। यहाँ पे मैं चूज फाइल दोबारा करता हूँ, ठीक है।
इंपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, अभी इनएक्टिव का शो कर रहा है, इनएक्टिव के बजाय एक्टिव भी कर लो ना। अगर उसमें से कोई चीज आपने मिस कर दी ना, तो वो कहेगा कि देयर एग्जिस्ट एन, मतलब इनवैलिड या इन एक्यूरेट रिकॉर्ड, ठीक है। वो एरर शो कर देगा। आपने फिर क्या करना है, फाइल को दोबारा ओपन करना है, ठीक है। फिर उसको सेट करना है, फिर कंट्रोल एस करके दोबारा से अपने फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। जब फाइल आपकी अपलोड हो जाती है ना ऑटो में, तो उसके बाद बैक एंड पे रिकॉर्ड पहुंच जाता है कि ये बंदा है, ठीक है। अब बैक कर देते हैं। फिर बैक करके सर ये फाइल अपलोड होगी होगी आपने यहाँ पे अमाउंट मेंशन करनी है, ठीक है, कि कितनी अमाउंट है। यहाँ पे फर्ज करें 20 रुपए का चलान है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये खुद इसको आपने नहीं छेड़ना, टैक्स वाले डिटेल्स को आपने नहीं छेड़ना, इस वाले एरिया को। फिर यहाँ पे आके फिर दोबारा आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मेंशन करने के बाद सर आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप क्रिएट करेंगे, चलान हमारा बन जाता है, ठीक है ना। अभी मैं मुकम्मल पार्टिकुलर्स नहीं लिखते, ये पेमेंट हो जाती है। ये सिर्फ पेमेंट हुई है, अभी मैंने उसको बताया नहीं है, किसको, एफबीआर को। आपने सर पेमेंट तो कर दी, मसला हल हो गया। मैं कहूँगा नहीं, इसके बाद एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। क्या करनी होती है? विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। उसकी सर बात करूं, हम लोग जाते थे आईरिस के ऊपर। कहाँ पे? आईरिस के ऊपर। क्या आपको नजर आ रहा है विद होल्डिंग इनकम टैक्स? नजर आ रहा है? इसके ऊपर नजर आ रहा है ये ओरिजिनल क्वार्टरली कहाँ पे गई? ये जो पूरे साल का टैक्स होता है ना, ये एम्प्लॉयज का यहाँ पे आप शो करते हो, ठीक है। चलिए 1 मिनट जी। अच्छा जी, क्वार्टरली, ठीक है। आपकी ये बाई एनुअल पड़ी हुई है, हम करेंगे सबसे पहले कौन सी? क्वार्टरली, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे से कंपनी का नाम लिखा, उसका टैक्स पीरियड लिखा, ठीक है। फर्ज करें मैं अभी 2024 लिखता हूँ, फर्ज करें। उसमें सबसे क्वार्टर बना दिया जुलाई से। ये शो कर रहा है, हमने 3 3 महीनों के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। अब फर्ज करें अभी हम किस क्वार्टर की कर रहे हैं, अभी कौन सा क्वार्टर एंड हो रहा है? मार्च का, ठीक है। नहीं नहीं, ये लॉ में सेक्शन 165, सेक्शन, हाँ वो नहीं नहीं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेक्शन 165 में लिखा हुआ क्वार्टरली होती है। क्या थी? बाई एनुअल भी होती है, पहले बाई एनुअल थी, ठीक है। हाँ बाई एनुअल ही, अब क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर आए हम लोग, कहाँ पे आए? कहाँ पे? ये ऊपर आ गया फर्स्ट चाहिए। ये जी 1 जनवरी से लेके क्लिक कर लिया सर, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू किया तो सर आपको इस पेज के ऊपर ले आया, ठीक है। यहाँ पे जब हम आए, ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अब आपने जो टैक्सी जमा करवाए हुए हैं वो ऑटो में खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होते हैं। जो हमने जमा करवाए वो ई पेमेंट वाले PSID के जरिए, जब 3 माह के अंदर जितने भी आप टैक्सी जमा करवाएंगे ना, वो इस तरह खुद अपीयर होंगे। कहाँ पे अपीयर होंगे? जो पेमेंट समरी होती है, विद होल्डिंग समरी, यहाँ पे आ रहा होता है टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड कितना है, ठीक है। उसका टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ठीक है। ये अब हमने करना ये है कि ये आपके सामने ये टेम्पलेट आ रहा है, ये ओहो, हाँ फाइल फाइल हेल्प से आके फाइल पहले अपलोड करना। आईरिस, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेट। अच्छा ये देखें, आपकी विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट इसी पेज के ऊपर नीचे जाके ये क्या पड़ेगी? विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है। टेम्पलेट के ऊपर से क्लिक किया, ये टेम्पलेट आपने डाउनलोड कर लिया। इस टेम्पलेट की बात करूं, पहले हम कह रहे थे पेमेंट, अब क्या कर रहे हैं? पेमेंट के बाद रिपोर्टिंग ऑफ पेमेंट्स, क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसको सर जब हमने खोला तो ये देखिए, इसके ऊपर सर ये विद होल्डिंग का डाटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है,
चेंज कैसे हो जाता है सर? वही पार्टी जिनका आप 3 माह के अंदर पेमेंट की है E.FVR के जरिए, यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उसी शीट से कॉपी करके, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर पे कुछ भी नहीं आना, उनका नेम आ जाना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट आ जानी है, ठीक है, उसके बाद कोड आ जाना है। उधर कोड नहीं था, वहां पे सेक्शन था, वहां पे क्या था? सेक्शन था। यहाँ पे क्या होगा? आप सर कोड कहाँ से लेंगे? वही सेक्शन कॉपी करेंगे, फर्क करेंगे, वो जो मैंने पहले कॉपी किया था, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, करें 149 में लिखता हूँ, 149 लिखा, ठीक है। 149 की अगर मैं बात करूं सर, तो 149 यहाँ पे दो तरह से आ रहा है, 3 तरह से। सर स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पॉज है? यस। अच्छा, डाउनलोड कर लिया भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, नेम है, ट्रांजेक्शन डेट है, कोड है। ये कोड जो है आपने इसके साथ कोड वाली शीट है उस पर जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो ये सैलरी 3 तरह की आ रही है, ये, ठीक है। यहाँ पे आप सैलरी को सर्च करें तो ये 3 किस्म की आ रही है। यहाँ पे सर क्या फेडरल है, प्रवीण ने जो भी है, ये अदर है। अदर के ऊपर ये कोड है, ठीक है, ये वाला कोड है। यहाँ पे आप आके ये कोड लिखेंगे। अच्छा, ये अब कर क्या रहा है कि बैक एंड पे पता क्या करेगा, उसके पास पहले वो डिटेल पहुंच चुकी है, किसकी वाइज? सेक्शन वाइज। अब उस सेक्शन वाइज को अभी कोड वाइज करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, वो क्या है कि यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टैक्स नहीं भी बनता, वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे डालते हो। वो तो पेमेंट है उनकी की थी ना जिनका टैक्स बनता था, जो बिलो टैक्सेबल लिमिट्स होंगी, ठीक है। फर्ज करें एक पार्टी को मैंने पेमेंट की और उसकी सिर्फ 70,000 की पेमेंट है और पूरे साल में एक पेमेंट होनी है, उस पार्टी को भी यहाँ पे रिपोर्ट करना, हालांकि उधर वहां पे नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसकी पेमेंट्स की अमाउंट या इसका जो टोटल आएगा ज्यादा आएगा, उनका टोटल कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके, अच्छा, जो हम विदहोल्डिंग वो बनाते हैं, रिस्पॉन्स फाइल करते हैं रूल 44 का, वो भी बेस्ड ऑन दिस शीट होता है। राइट। तो ये आपकी पूरी एक किस्म की एक्सपेंस स्टेटमेंट आ गई सारी। क्या बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितनी आपकी पेमेंट्स होंगी जो है वो सारा है या एग्जाम्प्ट है, सब वो सब आ जाएगा। अच्छा, इसमें नॉन कैश में नहीं कह सकता, इसमें वो एक्सपेंस आएगा जो सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग है या विदहोल्डिंग नहीं है। आपने सर इसके अलावा और कौन सा होता है जो सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग ना हो? मैं कहता हूँ फर्ज करें तो जब बीटीएल आ गया, आपने सर नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है? मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं आनी, इसमें वो पेमेंट्स आनी है जिसके ऊपर विदहोल्डिंग है या नहीं है, कैश पेमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने, हाँ एग्जैक्टली, पेमेंट्स। यहाँ पे हमने अमाउंट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड कितना है वो मेंशन करना है। यहाँ पे एग्जाम्पशन कोड आपने लिखना होता है, किसी पार्टी के पास विदहोल्डिंग की एग्जाम्पशन होती है ना, उस पार्टी को कितनी अमाउंट की हमने पेमेंट की तो उसका टैक्स हम नहीं काटते होते। कोड सिस्टम के पास खुद इन्फॉर्मेशन है, उसका कोड यहाँ पे एग्जाम्पशन कोड खुद लिख देते हैं, ठीक है। कोड लिखा होता है, जैसे बार कोड नंबर होता है ना, इस तरह के कोड होता है, पोर्टल खुद उठा लेते हैं। हाँ, सोलर पैनल, सोलर पैनल जिस पार्टी के पास एग्जाम्पशन होगी उसकी आपने विदहोल्डिंग जिसकी नहीं की हुई, उसका एनटीएन लिखोगे ना, तो उसका यहाँ पे जब आप पोर्टल पे अपलोड करोगे खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। एग्जीबिशन तो मेरे ख्याल है वो एक और उसके तहत हम जब मैनुअल एंट्री कर रहे होते हैं कि ये पार्टियां एग्जाम्प्ट हैं और उनके तहत हम फाइल कर रहे होते हैं हमारे यहाँ। नहीं सर, ये पोर्टल खुद आपको अपलोड कर के देता है, उसकी एग्जाम्पशन कोड हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पशन कोड आप मांग सकते हैं अपने क्लाइंट से, भाई आपका एग्जाम्पशन कोड क्या है, यानी कि कुछ लोग जिनके हम विदहोल्डिंग नहीं करते हैं ना, उनके पास एग्जाम्पशन होती है, तो उनको यहाँ पे एक एग्जाम्पशन कोड होता है, वो लिखना होता है। आप खुद भी लिख सकते हैं या आप इसको खाली छोड़ दें, पोर्टल खुद लिख लेगा। जब आप उधर शीट पोर्टल पे अपलोड करेंगे ना, अब कहाँ पे अपलोड करेंगे? पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। दोबारा से हम इसको ले चलते हैं। ये भी ड्राफ्ट में पड़ी होगी, ठीक है। जब सर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे विदहोल्डिंग के ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया, उस रेलिवेंट फाइल को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने वैलिडेट किया, ठीक है, वैलिडेट किया, फिर आपने कैलकुलेट किया, तो सारी पेमेंट्स नीचे आ जाती हैं। ये जो अभी हम उसी शीट वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेफरेंस कोड शोर सब कुछ, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जिन्हें पार्टीज का डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे ये इसको क्लिक करते हैं, क्या कह रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड डिफरेंस और इनवैलिड, ठीक है ना। तो आपको ये शीट प्रॉपर दे देता है कि जिस चीज का कोई चीज का मसला होता है, ठीक। फिर यहाँ पे आके अपलोड करते होते हैं, ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है।
तो ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग करना। जो पहले कर रहे थे वो सिर्फ पेमेंट करना, ठीक है। तो दो काम होते हैं, रिपोर्टिंग एंड पेमेंट। टैक्स काटना ये क्वार्टरली होता है। आपका जुलाई से लेके सितंबर तक, आगे अक्टूबर से लेके नवंबर तक, ठीक है, और जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, क्वार्टरली आपने करना था। अच्छा फिर पता है क्या करते हैं? अच्छा आपको विदहोल्डिंग का नोटिस कैसे आता होता है? 161(1) रूल 44 के जो पहले भेजता है, उस तरह से भेजता है। वो देखता है, वो कहता है यार जो इसने टैक्स जमा कराए हुए हैं ना, टैक्स वो जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस क्या है? 2 लाख। अकाउंट्स के अंदर इसका 3 लाख आ रहा है। वो फिर कहता है मुझे फर्क बताओ क्या क्या है। वो अगर आपने रिटर्न ठीक मतलब बना दी विदहोल्डिंग की, तो इनका नोटिस का क्वेश्चन था हो जाएगा। आपने अगर उसको बता दिया है, उस पेज बता दिया कि पेमेंट इतने पे हुई, जी जी। पेमेंट नहीं हुई है, मतलब ध्यान है कि नोटिस का तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाता नहीं, वो उसको एडजस्ट वगैरह सबा ये इकट्ठा नहीं करना होता। जितनी दफा उसको पेमेंट करते हैं हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन को शो करते हैं, डेट वाइज। डेट वाइज जो आपका ये टेम्पलेट है जो हमने अभी खोला था पहले, उस टेम्पलेट के ऊपर जितनी दफा उस बंदी पार्टी से ट्रांजेक्शन होगी उतनी दफा शो करेंगे, ठीक है। जितनी दफा ट्रांजेक्शन होगी, जितनी भी दफा ट्रांजेक्शन, ठीक है। सर ये डेटा वाले टैब में क्या लिखेंगे? जिस डेटा वाले टाइम में सर ये जहाँ पे आपने फाइल अपलोड अभी कर दी बताइए, उससे पहला वाला फर्स्ट टैब जो है वो डाटा का है, उसमें क्या लिखेंगे? वो डाटा, ये यही वाला डाटा आ जाता है वहां पे, पीछे वो शो कर देता है। आप ये कह रहे हैं ये कि यहाँ पे कैसे आएगा? वो इसको शो कर देगा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस डाटा के अंदर वो हेडिंग में शो कर देगा किस सेक्शन में कितना टैक्स कटा हुआ, टोटल टैक्स शो कर देता है। टोटल अमाउंट आ जाती है क्लब होके, ठीक है। वो फाइल से ऑटोमेटिक इधर आ वो जाता है? ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ये इस पे एडजस्टेड टैक्सेस आ रहे हैं, इस पे फाइनल मिनिमम टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर कंपटीशन में जब जाते हैं वो बताता है विदहोल्डिंग इनकम टैक्स अमाउंट कितनी है, अमाउंट सब्जेक्ट टू एग्जम्प्ट टैक्स कितनी है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स कितनी है, ठीक है। इसको पता चल जाता है कितने एक्सपेंसिव हैं जिनके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगता है, ऑल है, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है आप लोग का ऑनलाइन वाला? यस सर। जी बताएं। हेलो जी जी पूछें। सर, ये जो मतलब इंडिविजुअल होते हैं लाइक सैलरी परसेंट हो गए, ठीक है, इनकी ये स्टेटमेंट नहीं होती? कौन सी स्टेटमेंट? ये सर जो ये विद होल्डिंग वाली जो होती है। नहीं, ये तो भाई जो बंदा कंपनी है वो करती है जिसने पेमेंट करनी होती है, इंडिविजुअल की कहाँ पे आ गई? वैसे सर ये पूछ रहा हूँ ना, ये विद होल्डिंग होती है एम्प्लॉय की, ठीक है, तो इसमें इसकी ये तो नहीं जमा होती ना होगा तो इसमें? फिर नहीं समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ आपका सवाल। सर सर ये जो सर मैं सर ये बेसिकली ना मैं ये ये क्वेश्चन चीज कर रहा सर, है। आप बताएं सवाल क्या कह रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? सर ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल फाइल करता है या कंपनी वाले? बेसिकली कंपनी ये तो करती है ना कंपनी वाला भाई, फाइल करेगा ना, ये तो कंपनी वाला तो फाइल तभी करेगा। उसके वहां पर रिफ्लेक्ट होता है डाटा विद हाँ होल्डिंग, वो उसमें विद होल्डिंग सैलरी के अच्छा अगेंस्ट, वो जो आपने लास्ट क्लास में तो दिखाया था, ये विदहोल्डिंग, बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जी 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 जी, ये बेसिकली आधी वो क्लासेस कंपनी वाले जिनका करेंगे, वो इनका काम नहीं है। कुछ हमने फ्री का क्लासेस में ये कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ, ठीक है। ये वाली जो चीज है जब वो पेमेंट कर देगा ना, भले वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ना भी फाइल करे, हम मेरे पोर्टल पे शो हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ना भी फाइल करे, पेमेंट कर देगा तो मेरे पोर्टल पे आ जाएगा, मेरा टैक्स जमा हो गया। ये कंपनी की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जी अच्छा दाने सर साहब, मेरा जी काजी दाने साहब, ये अपना क्लियर है आपको? जी फाद आप बताएं। सर वो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, ये जो आपने रिपोर्टिंग वाली फाइल डाउनलोड की थी आपने आयरस को लॉग आउट करने के बाद, ये आपने कहाँ से की थी? ये तो ये उसी सेल्स पेज, टैक्स पे आप। ये उसी पेज पे नीचे जाके वो आ रही है, उसी पेज पे नीचे जाइएगा, कंट्रोल ऑफ करके विदहोल्डिंग स्टेटमेंट लिखिएगा, आपको उस जगह पे ले जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो कितना रहता है? बस यार मैं उसमें से आप लोग एरियाज अपने आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, जो आपको लगता है कि हमारे रहते हैं, ठीक है। सेल टैक्स यार हो गया है, अगर आप लोगों को उसको इन डेप्थ अलग से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आई कैन हेल्प यू आउट, कि मैं उसमें आपको कोई स्पेशल, क्योंकि क्लासेस मैंने करवाई हैं लेकिन आप लोग ना जितना पिक कर रहे थे ना मैंने आपको उतना करवाया। हम अलग से एक डिटेल ऑनलाइन एक बैच शुरू कर रहे हैं सिर्फ सेल टैक्स के ऊपर, ठीक है, ओनली सेल टैक्स, ठीक है। और कोई सीखना चाहे तो उसमें स्पेशल कोई रायता हम लोग आप लोग को फेवर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ सेल टैक्स करवाया जाएगा।
ऑनलाइन होगा। वो तकरीबन 15 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाजमी नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैंने तो आपको लोग को ये भी ऑप्शन दी थी, मैंने कहा भाईजान देखें शरियार साहब के भी मेरे पास पोर्टल पड़ा हुआ है, ठीक है हमारे पास, ये जब तक वो हमारे साथ बढ़ाते रहे, सिर्फ आपका बैच नहीं, वो ऑनलाइन भी हमारे साथ बढ़ाते थे। ठीक है, मेरे भी बैच लेटेस्ट पड़े हुए हैं, अगर आपको उनके बैचेस के साथ चलना है, ठीक है, तो हम आपको उनका बैच, मैंने आपको कहा था कि 1 महीने का ले लें, वो भी हम इसलिए लेना चाहते हैं कि भाईजान अफसोस की बात यह है कि अभी आपकी क्लास चल रही है ना, ये आप लोग की रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, 2-4 लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, 5 लोग मैक्सिमम हमें देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमें लोग काम क्यों देख रहे हैं, हमें इस बात का कि हम आप लोग को इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग बनाई, अपलोड की, बंदा देखता ही नहीं है, तो फिर हम ये चाहते हैं पोर्टल की हमने 500 रुपये फीस रखी है। ठीक है, वो हम ये नहीं कहते लें, ये तो हम एक एक्स्ट्रा चीज है, हम वही पोर्टल जब दूसरे लोगों को हम डबल फीस पे दे रहे होते हैं, ठीक है, इतनी फीस दूसरे लोगों से लेते हैं, लेकिन हमने कहा 500 दें, आपका दिल करे, ठीक है, उसके ऊपर आप कहते हैं जी हमने फर्ज करें कि शरियार साहब का बैच लेना है, पोर्टल आपके सामने हाजिर, हम दे देंगे पूरे कंप्लीट लेक्चर। आप कहते हैं नहीं जी आपका पोर्टल लेना है, मैंने तो आपको पहले भी ऑप्शन दी थी, 4-5 लोगों ने ऑप्ट भी किया था, तो आप 1 महीने के लिए तो आपने लिया था, आपने 1 महीने के लिए लिया उसको। अच्छा, नहीं वो अभी मैंने उनको कहा कि आप भाई 500 ज्यादा ना लें, ठीक, उनको मैं कहूंगा कि आपको अगर आपने 1000 पे किया तो हम उनको कहते हैं कि अटेंड करो, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। अच्छा, उसमें आपको कोई फायदा हुआ, अटेंड किया, क्या क्या चीज? जी जी, पढ़ना है कुछ पहले नहीं है। अच्छा, नहीं वो आप क्लासेस नहीं ना लेते भाईजान, बात ये है ना, क्लासेस अगर आप कितनी क्लासेस में आए हो, 100% क्लासेस नहीं है सर, आप आते रहे, कोई चीजें समझ आई आपको? आप सर, आप बल्कि काफी रेगुलर हैं, आप बताएं। क्लियर है, वैसे वो नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ जी, ऑटोमेटिकली आना। नहीं नहीं, वो फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि आप ना वो, और रिकॉर्डिंग से भी बेहतर ये है कि आप लाइव जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको अटेंड करें, चल लें। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने वो नहीं अटेंड करनी, भजन 500 कुछ भी नहीं पैसे हैं, ठीक है, 1 महीने का एंटायर बैच ले लो, एंटायर बैच, वो मैं उस पैसों की वजह से नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग के बैच के साथ जो थोड़ा सा मिसहैप हुआ, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुई, मैं इस वजह से फेवर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि वो आप उसके अंदर सेल टैक्स मुकम्मल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स मुकम्मल मिल जाएगा, ठीक है, और मैं ये भी चॉइस दे रहा हूँ कि आपको तो लगता है कि यार मैं नहीं सही बढ़ा रहा, फर्ज करें, ठीक है, किसी और से पढ़ लें, और आपको लगता है वो सही नहीं बढ़ा रहा, मेरे से पढ़ लें, नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपके पास चॉइस है, और मैंने ये भी नहीं कहा, मेरे सामने स्टूडेंट ने कहा नहीं जी, 2 स्टूडेंट आए हैं, मतलब फर्ज करें वो किसी और बैच के थे, दो नहीं एक बंदा था, मैं शरियार साहब का लेना है, वो कईयों को रखा किया, भाई मैं क्यों अग्रेसिव हूँ, अगर हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, उसको उनकी समझ आती हो, वही एक फ्रूट या एक सब्जी मुझे समझ आती है, मेरे बहन भाई को नहीं समझ आती, ठीक, लाजमी तो नहीं है कि हर बंदे की वो टेस्ट तरीका का एक सिंपल। जी जी, चले नाराज ना होइएगा, अभी मेरी दूसरी क्लास जो है ना, अभी क्लास मेरे साथ दूसरी स्टार्ट हो रही है अभी। सर एक आखिरी आखिरी चीज सर। जी जी सर वो जो सेल टैक्स का आप बता रहे हैं क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक जी है, जी, तो उसमें सर वो जो चार्जेस वगैरह होंगे वो अलग से पे करने होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सर? भाई दिन इन इन क्लासेस को हमने कंप्लीट किया, वो हम अंटायर कराची से एक हमारा टीचर हमने ऑन बोर्ड किया, ठीक है, जो सिर्फ सेल टैक्स को ही देखते हैं, EY4 रोड से ठीक हमने है, एक एक्सपर्ट ट्रेनर ऑन बोर्ड किया, ठीक है, वो सिर्फ सेल टैक्स को डील करता है, उसके अलावा इनकम टैक्स उसको अलिफ बे भी नहीं उसकी पता, ठीक है, तो वो सर बढ़ाएंगे, आपका सही दिल है। करे, ठीक है, बाकी हमने चॉइस आपको दी है, और आप क्लास है, हाँ क्या, ये जो इनके लेक्चर होंगे वो भी हाँ आप पोर्टल, हम उसका अलग पोर्टल होगा, उनका उसका बैच ही अलग है ना, इंटरनेट बैच ही अलग है। ये तो मैंने ये कहा कि फर्ज करें आपको लगता है कि यार क्लासेस हमने पूरी बढ़ाई हैं, अभी मेरी क्लासेस में पूरे 2 बैचेस के अंदर कितने लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं। चल रहा है, अक्टूबर में चल हाँ रहा जी, था पूरा है, वो तो खत्म हो इसलिए जाए, मजीद अभी क्लासें होनी है नहीं नहीं अक्टूबर एंड होगा, हाँ जी आज क्लोज हो, आज नहीं, हाँ नहीं नहीं, आज मैं आप लोगों से चाहूंगा, अगर आप लोगों के कुछ टॉपिक आपको लगता है कि यार फला टॉपिक हमें सही नहीं समझ आया, या फला टॉपिक हमें समझना है, तो मैं ऑन डिमांड आपको तो कोई 2-4 क्लासेस बढ़ाने को तैयार हूँ। बिजनेस रिटर्न सर सुनो, सेल टैक्स लेते हैं पढ़ेंगे, नहीं, बिजनेस रिटर्न का सिर्फ 2-4 प्रैक्टिस होती है कि बिजनेस रिटर्न कैसे सबमिट करते हैं मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप। अगर आप कहते हैं मुझे मसला, आप लोग ना तो एक लिस्ट बना के ग्रुप के अंदर बता दें कि यार हमें ये एतराज है, इन एरिया एतराज बता दिया कि हमें इसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंसल्टेशन हो रहा ठीक है, है, हम बात आप ग्रुप के अंदर अपना एक डिस्कशन कर लें, तो ये ना हो कि अंदर वो ग्रुप के अंदर वो कौन से खुश तरीके के साथ हाँ करेंगे, हम हो गया कोर्स, हम हो गया आज का।
हाँ अब उसकी सर्टिफिकेशन जो है जी जी, वो कब इशू करेंगे? वो ना आपको ग्रुप के अंदर बाकी वो बता देंगे, जो मतलब आपके बाकी लोग हैं मैनेजमेंट वगैरह। मुझे क्योंकि सर्टिफिकेट मैं नहीं देखता, ठीक है, बस मेरा काम है बढ़ाना, ठीक है। आपको खुद वो एक ग्रुप के अंदर, आपका कौन सा बैच कौन सा है, अक्टूबर, वो आपके लिंक भेज देंगे, ठीक है। आपको वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, एज पर सीएनसी नेम, फादर नेम, बाकी सारी चीजें, ठीक है। गैदरिंग की तरफ में नहीं नहीं, वो हम फिर एक कंबाइन गैदरिंग करेंगे, आपको बकायदा नहीं बुलाएंगे बुलाएंगे। नहीं नहीं, ये वहां पे हम इंशाल्लाह, मैं कोई मार्केट से कोई एक टैक्स एक्सपर्ट, कोई बड़ा कोई आदमी बुलाऊंगा। हो सकता है मैं रिटायर्ड कोई ट्रिब्यूनल का जज बुला लूँ, ठीक है। हो सकता है कि हम किसी बड़ी चौथी जो ऑडिट फॉर्म्स हैं 4, उनमें से कोई एक पार्टनर उनका बुला लें, ठीक है। कोई ऐसा बंदा हो, कोई नामवर टैक्स की शख्सियत बुला लेंगे, ठीक है। या कोई एफबीआर का कोई बंदा बुला लें, ठीक है, तो गैदरिंग कर लेंगे, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, चले, ठीक है। एक छोटा सर वो सा ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस कब मिलेगा? ये ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस मैं आपको लिंक शेयर करता, अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। कुछ लोग के ना अभी नाराज नहीं होना, बस हम बैच तो अभी वो मैं क्लास अगली का भी देख रहा हूँ। तो ऑनलाइन अगर पोर्टल की बात करें तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपके पास अगर होगा भी, आप उसके ऊपर करें। अगर उसमें अगर आपको कमी बेशी नजर आती है, भाई इधर एफबीआर को इतना टाइम लग जाता है, एससीसीपी को 6 महीने लग गए हैं, कभी उनका पोर्टल फिर भी सेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको मिस्टेक नजर आए मुझे बताएं, हम 1 मिनट में डेवलपर को भेज के उसकी करेक्शन करवा लेंगे। काफी हद तक मैंने उसको चेक किया है। कुछ एरियाज हैं जो मैं चेक नहीं कर पाया, ठीक है। मेरे साथ एक और भी साहब है, वो रमजान है, तो हर बंदा जो है ना वो थोड़ा सा है। हाँ, पोर्टल बनाएंगे वो भी शेयर कर दिया। जी जी, हाँ वो रेडी है, रेडी, जी जी। ठीक है। FBRIS.pk, वरना आप मैसेज भेजिएगा, आपको लिंक भेज के, ठीक है। सर एक सवाल, एक औरत है सब लेडी है, हमको उनकी वालदा ने एक और 20 साल तक रहती है, वो दुबई में रहती है, वालदा दोनों एक मिनट एक मिनट, सबा इसको आपने वहीं पे सबमिट करना होगा। वहीं पे ऑप्शन आती है ऊपर सबमिट की, ठीक है। आप सबमिट कर देते हो, इसकी पेमेंट वगैरह कोई नहीं होती, पेमेंट हम लोग कर चुके होते हैं, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीटेड टास्क में आपकी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स आ रही होती है, वहां से डाउनलोड हो जाती हैं। आप वरना एक दिन विजिट कर लीजिएगा, मैं आपको ये बता दूंगा। अगर आपको इसको परेशानी है इसके ऊपर तो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। सर ये जो मंथली रिपोर्टिंग होती है वो भी क्वार्टरली वाले ऑप्शन पे करनी होती है, वो बेसिकली शायद ये पूछ रही है। नहीं नहीं, वो मंथली वाली तो यार वो तो पेमेंट है ना, ये तो रिपोर्टिंग है, वो पेमेंट अच्छा, है। ये क्वार्टरली ही होगी। नहीं नहीं, ये क्वार्टरली होगी, ये क्वार्टरली होगी, ठीक है भाई, ठीक। ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सर। मैसेज करूँ आपको फाइल्स के लिए? हाँ मैसेज कर दो मुझे, ठीक है। ठीक है, मैं कर। थैंक 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 यू। अल्लाह थैंक हाफिज।